और गाड़ी लेकर वो घर की ओर आने लगा। अंधेरा होने लगा था। अनिल को प्रियांश की हालत पर भी तरस आ रहा था। वो बार बार मुड़ कर प्रियांश की ओर देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद ना जाने प्रियांश को क्या हुआ, वो चलती गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा। अनिल ये देखकर डर गया। उसने प्रियांश को रोकते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? गाड़ी में बैठिए, मैं अभी गाड़ी रोकता हूँ। क्या आपको कोई परेशानी है? प्रियांश ने चिल्लाते हुए अनिल से कहा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे उस घर में नहीं जाना है, मुझे आप यहीं छोड़ दो, मैं यहीं रोड पर पड़ा रहूंगा। प्रियांश की बात सुनकर अनिल परेशान हो गया। वो बार बार पीछे मुड़ कर देख रहा था और प्रियांश को समझा रहा था। हाईवे पर गाड़ियां एक के बाद एक साए साए करके निकल रही थी। अनिल गाड़ी पर भी ध्यान दे रहा था कि प्रियांश ने एक बार फिर चलती हुई गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। अनिल हैरान रह गया। उसने पलटकर जैसे ही प्रियांश की तरफ देखा, उसे रोकना चाहा। सामने से एक मिनी ट्रक आ रहा था। उस ट्रक ने एक दो बार अनिल को हॉर्न दिया, लेकिन अनिल ने जैसे ही पलटकर अपनी स्टीयरिंग पर ध्यान दिया, उसकी गाड़ी ट्रक से जाकर पूरी तरह से टकरा गई। दूसरी तरफ नैना ने एक दो कॉलेज के एडमिशन फॉर्म भरकर रख लिए थे। वो अभी आंगन में किसी चिंता में बैठी हुई थी कि अनिल आए तो उससे एडमिशन के बारे में बात करे। अनीता सबके लिए चाय बनाकर ले आई। उसने नैना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम इतनी चिंता मत करो नैना, तुम्हारे भाई कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे भाई तुम्हारा ये सपना कभी टूटने नहीं देंगे। मैं भी क्या करूँ, मेरे पास कोई जेवर भी नहीं है जो बेच कर तुम्हारा एडमिशन करवा दूँ। अनीता के मुंह से ये सुनकर नैना ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं भाभी, पहले ही आप लोगों के एहसान तले दबी हुई हूँ, अब और नहीं चाहिए। आपने बहुत कुछ दिया है भाभी, मैं सच कह रही हूँ। जिस दिन भी मैं डॉक्टर बन गई उस दिन हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी भाभी। आपने और भाई ने दिन रात मेहनत करके हम बहनों को पढ़ाया लिखाया है, मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती हूँ। अब आप ऐसी बातें मत करो। अगर आपके पास गहने नहीं है तो वो भी हमारी वजह से ही नहीं है। नैना की बात सुनकर अनीता ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, किसने कहा कि मेरे पास गहने नहीं है? उसने पास में खड़ी हुई रूही और अपनी एक बाह में भरकर दूसरी बाह से नैना को अपनी ओर ले लिया और कहा, तुम दोनों हो ना मेरा गहना। हाँ नैना, बेटियां ही तो घर का गहना होती हैं, तुमसे ही तो हमारे घर की रौनक है। भले ये बात मुझे देर से समझ में आई हो, लेकिन मुझ जैसी मूढ़ बुद्धि को इतनी बात भी समझ आ गई, यही बहुत है। क्या करूं, माँ बाप के साथ नहीं पली बड़ी ना, भाई बहन का प्यार नहीं देखा ना, इसलिए तुम्हारा और तुम्हारे भाई का प्यार कभी समझ ही नहीं पाई थी। मनी मन सोचती थी कि अनिल तुम्हें इतना प्यार क्यों करते हैं, लेकिन अब पता चला कि भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है। अनीता को देखकर राधिका जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे ना तुमसे कल शिकायत थी, ना आज है और ना कभी और रहेगी। मुझे पहली नजर में ही तुम अपने बेटे के लिए पसंद आ गई थी और आज मैं गर्व के साथ ये कहती हूँ कि तुम मेरी बहू हो। और रही बात नैना के एडमिशन की, तो तुम चिंता मत करो, मैं कल ही यशोधरा जी से बात करती हूँ, शायद वो कुछ मदद कर सके। मैं उनसे कह दूंगी कि वो ये रकम मुझे लोन के रूप में दे दे। जैसे ही नैना डॉक्टर बन जाएगी, हम धीरे धीरे करके उनकी सारी रकम चुका देंगे। अभी राधिका जी ये बात कह ही रही थी कि सबकी चाय खत्म हो गई। नैना बर्तन समेटकर रसोई में ले गई। पीछे पीछे अनीता भी रसोई में चली गई कि तभी राधिका जी के फोन पर किसी का फोन आने लगा। अचानक राधिका जी के चीखने की आवाज आई और फोन नीचे गिर चुका था। राधिका जी की चीख सुनकर अनीता और नैना भागकर आंगन में आई। राधिका जी चारपाई पर सिर पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। उनकी इस हालत को देखकर नैना और अनीता घबरा गई। उन्होंने राधिका जी को हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ माँ, किसका फोन था? राधिका जी जैसे सुन्न पड़ गई थी। नैना को कुछ समझ नहीं आया। उसने फोन उठाया, अभी भी फोन लगा हुआ था। नैना ने फोन पर बात की तो फोन यशोधरा जी का था। वो पूरी तरह से रो रही थी। उन्होंने नैना से कहा, तुम जल्दी से जीवन धारा हॉस्पिटल आ जाओ, प्रियांश और अनिल का एक्सीडेंट हो गया है। नैना जैसे ही खबर सुनकर पूरी तरह से चकरा गई थी। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से रसोई में गई और पानी लाकर राधिका जी को दिया। उसने अनीता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाभी जल्दी से हॉस्पिटल चलिए, भैया का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर अनीता की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। नैना ने अनीता से कहा, भाभी बस जल्दी चलिए। अनीता की आंखों से बस 2 बूंद आंसू गिरे। वो भागते हुए घर के मंदिर की ओर गई और अपनी आंखें बंद करके वहां खड़ी हो गई। मंदिर में दिया जलाया और नैना के साथ अस्पताल की ओर रवाना हो गई। साथ में राधिका जी और बच्चे भी थे। रास्ते में अनीता ने बच्चों को अपने रिश्तेदार के घर छोड़ा और वो सारे हॉस्पिटल पहुंच गए। नैना सबके साथ हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल पहुंचकर नैना हड़बड़ाती हुई अनिल को ढूंढ रही थी और तभी सामने से उसे यशोधरा जी और वीर जी नजर आए। नैना रोते हुए उनके पास पहुंची। उसने यशोधरा जी से पूछा, क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ? यशोधरा जी भी बुरी तरह से रो रही थी। उन्होंने रोते हुए नैना से कहा, मुझे कुछ नहीं पता, सारा दिन वो अनिल के साथ था। अभी 2 घंटे पहले ही मैंने अनिल को फोन किया था और उसे घर आने के लिए कहा था। वो घर आ रहा था और तभी ये सब हुआ। नैना ने रोते हुए यशोधरा जी से पूछा, अभी बोलो कैसे हैं, डॉक्टर ने कुछ कहा क्या? यशोधरा जी ने नैना से कहा, मुझे कुछ नहीं पता नैना, मेरे बेटे को क्या हो गया है, वो ठीक तो हो जाएगा ना। और अनिल, वो तो मेरे बड़े बेटे जैसा ही है, बचपन से लेकर आज तक उसने हमारी सेवा की है। उन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए नैना। नैना बुरी तरह से रो रही थी और यशोधरा जी अनीता और अपनी माँ को भी संभाल रही थी। अनीता का बुरा हाल था। वो पूरी तरह से घबरा रही थी और भगवान के सामने खड़ी होकर प्रार्थना कर रही थी। वीर सिंह ने नैना के पास आते हुए कहा, अभी उनका ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं है, पता नहीं क्या होगा। नैना ने रोते हुए वीर सिंह से कहा, लेकिन अंकल ये सब हुआ कैसे? भैया तो बहुत अच्छी तरह से ड्राइव करते हैं। वीर सिंह ने परेशान होते हुए नैना से कहा, अभी कुछ नहीं पता, उन लोगों को होश आ जाएगा तभी कुछ पता चलेगा। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आए। वीर और नैना भागकर उनके पास गए। डॉक्टर ने वीर सिंह से पूछा, अनिल के रिश्तेदार कौन है? नैना और अनीता का दिल पूरी तरह से धड़कने लगा था। अनीता भी भागकर वहां आ गई और डॉक्टर से पूछने लगी, वो कैसे है? डॉक्टर ने अनीता से पूछा, आप उनके रिश्तेदार हैं? नैना ने अनीता का हाथ पकड़ते हुए कहा, जी डॉक्टर, ये मेरी भाभी है, मैं अनिल भैया की बहन हूँ, बताइए वो कैसे है? डॉक्टर ने नैना से कहा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, वो अभी क्रिटिकल है, हमें उनकी 1-2 सर्जरी और करनी पड़ेगी, उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन वो सर्जरी करने में भी अभी काफी टाइम लगेगा। सर्जरी का नाम सुनकर नैना घबरा गई। उसने डॉक्टर से पूछा, लेकिन भैया को हुआ क्या है, वो बच तो जाएंगे ना? डॉक्टर ने नैना को स्थिति समझाते हुए कहा, उनकी स्पाइन में चोट आई है और काफी ब्लड लॉस भी हुआ है। वैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बच सके। आप लोग उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि उनकी रीढ़ की हड्डी में ज्यादा चोट ना आई हो, वरना वो जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर आ जाएंगे। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर नैना और अनीता के सिर पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो दोनों समझ नहीं पा रही थी कि आखिर एक पल में ये सब क्या हो गया। नैना पूरी तरह से रो रही थी और अनीता का भी वही हाल था। यशोधरा जी और वीर सिंह नैना और अनीता को संभाल रहे थे। वीर सिंह ने प्रियांश की हालत के बारे में डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि प्रियांश अब ठीक है और वो 1-2 घंटे में होश में आ जाएगा।
वो गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था और एक्सीडेंट से पहले शायद वो गाड़ी से कूद चुका था, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस सिर पर थोड़ी सी चोट आई थी और उन्होंने उसे स्टिचेस लगा दिए थे। 1-2 घंटे में उसे होश भी आ जाएगा। डॉक्टर ने वीर सिंह को ये भी बताया कि प्रियांश ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। वीर सिंह ने डॉक्टर से पूछा कि क्या अनिल ने भी ऐसा कुछ किया था, तो डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी होने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अनिल के सैंपल से ऐसा कुछ भी नहीं पता चला, उसने कोई ड्रिंक नहीं ली थी। वीर सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन नैना के परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही बुरा था, क्योंकि अनिल उनके परिवार में एकमात्र ऐसा सदस्य था जो सबसे ज्यादा कमाकर घर में लाता था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अनिल की कमाई से ही घर चल रहा था। यशोधरा जी ने वीर सिंह से प्रियांश के बारे में पूछा तो वीर सिंह ने सारी बात यशोधरा जी को बता दी। नैना भी वहीं बैठी हुई थी। वीर सिंह के मुंह से ये सुनकर नैना को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने यशोधरा जी से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट प्रियांश की वजह से हुआ है। वही भैया को हमेशा गुस्से में तेज ड्राइव करने के लिए कहता था। भैया ने मुझे बताया था कि वो भैया को बहुत परेशान करता है। यशोधरा जी ने नैना के मुंह से जब ये सुना तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने नैना से कहा, नैना अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है, अभी दोनों ही बेहोश है। जब उनमें से कोई होश में आएगा तभी सच्चाई का पता लगेगा। फिलहाल तो राधिका को अनिल के बारे में बता दो, वो बेचारी परेशान हो रही होगी। नैना ने रोते हुए यशोधरा जी से पूछा, क्या बता दूं उन्हें, क्या सब कुछ ठीक हो गया है? यशोधरा जी ने नैना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा है, मैं जानती हूँ नैना, अनिल भगवान, मैं जानती हूँ नैना, लेकिन भगवान सबके होते हैं। अनिल की रक्षा भी भगवान ही करेंगे, वो ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम लोग उसका इलाज कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, वो भी मेरे बेटे जैसा है। नैना ने रोते हुए कहा, अब क्या फायदा आंटी, आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है, भैया अगर बच भी गए तो किसी काम के नहीं रहेंगे। यशोधरा जी ने सांत्वना देते हुए कहा, बस वो बच जाएगा, बाकी सब तो ठीक हो ही जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम उसका अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे। अनीता रो रही थी। उसने नैना से कहा, चुप हो जा नैना, आंटी सही कह रही है, अनिल जी को भगवान कुछ नहीं होने देंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर अनीता राधिका जी के पास चली गई। पीछे पीछे यशोधरा जी और नैना भी राधिका जी के पास आ गई। नैना ने बस थोड़ा ही बहुत अनिल का हाल राधिका जी को बताया, तब तक डॉक्टर बाहर आ गए। डॉक्टर ने अनिल को देखने के लिए कह दिया। उन लोगों ने बाहर से ही अनिल को देख लिया था, वो अभी भी बेहोश था। दिन गुजर रहे थे, अनिल को होश तो आ रहा था, लेकिन बार बार वो बेहोश भी हो रहा था। प्रियांश होश में आ चुका था और कुछ ज्यादा ही होश में आ गया था। जिंदगी की हकीकत उसे समझ आ चुकी थी। जब वो मौत के इतने करीब पहुंचा तो उसे पता चला कि जिंदगी की कीमत क्या होती है, लेकिन अपनी एक छोटी सी हरकत की वजह से उसने अनिल को कहां लाकर खड़ा कर दिया था, ये सोचकर वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था। प्रियांश होश में आ चुका था और कुछ ज्यादा ही होश में आ गया था। जिंदगी की हकीकत उसे समझ आ चुकी थी। वो किसी से बात ही नहीं करना चाहता था। यशोधरा जी उसके पास आकर बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने प्रियांश से पूछा, मैं जानती हूँ तुम बात करने के मूड में नहीं हो, लेकिन तुम्हें बात करनी होगी। उस दिन क्या हुआ था? डॉक्टर ने कहा कि तुमने उस दिन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। तुम बताओगे कि आखिर क्या हुआ? प्रियांश की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी गर्दन दूसरी तरफ मोड़ ली। यशोधरा जी को प्रियांश पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उन्होंने उससे कुछ कहा नहीं। उन्होंने उसे सेब काट कर खिलाया और फिर वो कमरे से बाहर आ गए। यहाँ डॉक्टर ने नैना से कहा कि उसे अनिल की सर्जरी करनी होगी। सर्जरी काफी लंबी चलेगी और इलाज का काफी मोटा खर्चा आएगा। नैना परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे मदद मांगेगी। तभी वीर सिंह जी ने नैना से कहा, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं हूँ, मैं सब देख लूंगा। तुम बस अपने परिवार का ख्याल रखो। और हाँ नैना, अगर घर में किसी चीज़ के लिए भी कोई भी पैसा चाहिए हो तो मुझे बता देना, बिल्कुल झिझकना मत। जब तक अनिल ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे घर का खर्चा मैं उठाऊंगा। नैना ने वीर सिंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके गुस्से का ज्वाला धधक रहा था। वो चाहती थी कि अपने भाई के एक्सीडेंट का बदला वो प्रियांश से ले। यशोधरा जी रोते हुए बाहर आई तो ये देखकर नैना का अपने ऊपर से काबू हट गया। वो गुस्से से प्रियांश के कमरे में गई और जोर से दरवाजा खोलकर प्रियांश के सामने जाकर खड़ी हो गई। अचानक ऐसे नैना को अपने सामने देखकर प्रियांश थोड़ा घबरा गया। उसने ठीक से बैठते हुए नैना से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? नैना ने गुस्से से प्रियांश की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें जेल पहुंचाने, तुम्हें पता भी है तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया। मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। मेरे भाई की आज जो भी हालत है वो तुम्हारी वजह से। तुम भी अच्छी तरह से जानते थे कि मेरा भाई कितना मजबूर है, हमारे परिवार का सारा खर्चा उसके कंधों पर है, लेकिन तुम्हारी वजह से आज वो इस हालत में है। बताओ उस दिन क्या हुआ था, क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ, कैसे हुआ ये सब? नैना को गुस्से में देखकर प्रियांश ने उससे कहा, मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों बताऊं, जब पुलिस पूछताछ करने आएगी तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। अब तुम जाओ यहाँ से। नैना को गुस्सा आ रहा था। वो प्रियांश के करीब जाकर उसकी कॉलर पकड़कर उससे कहने लगी, तुमने ये ठीक नहीं किया प्रियांश, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ। तुमने मेरे परिवार के साथ बहुत बुरा किया है। मुझे नहीं पता तुम मुझसे किस बात का बदला ले रहे थे, लेकिन तुमने बहुत बुरा बदला लिया है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुमसे बदला नहीं लूंगी, मेरा बदला भगवान लेगा, तुम देख लेना। ऐसा कहकर नैना गुस्से से वहां से चली गई और प्रियांश उसे जाते हुए देख रहा था। प्रियांश की आंखों में आंसू थे। उसने अपने मन में नैना से कहा, तुम्हारा गुस्सा जायज है, सचमुच आज तुम्हारे भाई की हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुमने ठीक किया जो मुझे बद्दुआ दी, मैं इसी लायक हूँ। इधर सुहाना को जैसे ही प्रियांश के बारे में पता चला वो डरते डरते 2 बार हॉस्पिटल गई, लेकिन उसकी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हुई, क्योंकि तब तक प्रियांश को होश भी नहीं आया था। वो प्रियांश से क्या कहकर मिलने जाती, लेकिन 2 दिन बाद सुहाना के अंदर हिम्मत आ गई थी। वो प्रियांश से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंची। नैना कुर्सी पर बैठी हुई थी। अंदर अनिल की सर्जरी चल रही थी और वो बहुत परेशान थी। सुहाना नैना के पास आई और उसने उससे पूछा, क्या तुम प्रियांश की फैमिली से हो? नैना ने आंखें उठाकर सुहाना की तरफ देखा और उससे कहा, बिल्कुल नहीं, और ना ही कभी होना चाहूंगी। नैना के इस जवाब को सुनकर सुहाना ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, ओके, मैं तो बस पूछ रही थी, वैसे प्रियांश किस रूम में है? नैना ने गुस्से से सुहाना की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं आपको रिसेप्शनिस्ट नजर आ रही हूँ? आप वहाँ जाकर क्यों नहीं पूछती हैं? शायद आपको उस घमंडी आदमी के बारे में कुछ पता चल जाए। नैना के मुंह से ये सुनकर सुहाना को इतना तो समझ आ गया था कि हो ना हो ये नैना ही है, क्योंकि प्रियांश अक्सर बातों बातों में नैना का जिक्र करता था। सुहाना ने तिरछी नजरों से नैना की तरफ देखते हुए कहा, वैसे प्रियांश गलत नहीं कहता था आपके बारे में, तुम हो ही ऐसी। ऐसा कहकर सुहाना तुनकते हुए वहाँ से रिसेप्शन की ओर चली गई। वहाँ पर जाकर उसने प्रियांश का रूम नंबर पूछा और सीधा प्रियांश के कमरे में चली गई। इत्तेफाक से उस वक्त यशोधरा जी और वीर सिंह वहाँ पर नहीं थे। सुहाना सीधे कमरे में पहुँच गई। प्रियांश आंखें बंद करके लेटा हुआ था। सुहाना ने धीरे से आवाज लगाते हुए पूछा, प्रियांश तुम ठीक तो हो ना? अब कैसे हो? सुहाना की आवाज कान में पड़ते ही प्रियांश के चेहरे पर कड़वाहट फैल गई। उसने बिना सुहाना की तरफ देखे उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ मेरा तमाशा बनाने? चली जाओ यहाँ से, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है।
तुम यहाँ किस रिश्ते के लिए आई हो? चली जाओ यहाँ से सुहाना, मुझे तुमसे ना ही कोई बात करनी है, ना ही तुम्हारा चेहरा देखना है। सुहाना प्रियांश के करीब आ गई और उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, माफ कर दो प्रियांश, मुझे जैसे मुझे पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मैं समझ गई कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे पता था प्रियांश कि तुम मुझसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे और मैंने तुम्हें इस तरह से मना कर दिया कि तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। प्रियांश मुझे माफ कर दो, मैंने सब कुछ अपनी डैडी की वजह से किया था। मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए आपका दिल दुखा दिया, लेकिन मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करती हूँ प्रियांश, बस एक बार तुम मुझे माफ कर दो। सुहाना की बात सुनकर प्रियांश ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ कहा है सुहाना, प्लीज यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, बस तुम यहाँ से चली जाओ। सुहाना की बात सुनकर प्रियांश ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ कहा है सुहाना, प्लीज यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, बस तुम यहाँ से चली जाओ। सुहाना ने प्रियांश से कहा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्रियांश ने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। तुम जानती हो अनिल भैया के साथ क्या हुआ है, उनके साथ कितना बुरा हुआ है। वो परिवार के इकलौते कमाने वाले इंसान थे और आज वो मेरी वजह से, या मैं ये कहूँ कि तुम्हारी वजह से किसी लायक नहीं रहे। उनके परिवार में उनकी एक बहन है, उनके 2 बच्चे हैं, उनकी माँ है, उनकी पत्नी है, उन सब का ख्याल कौन रखेगा, तुम या मैं? अनिल के बारे में जानकर सुहाना ने प्रियांश से कहा, ओह गॉड, फॉर गॉड सेक प्रियांश, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे अनिल ड्राइवर ना होकर तुम्हारा सगा भाई हो। अपने ड्राइवर के लिए इतना दुख कौन मनाता है प्रियांश? माना मैंने कि उनके साथ बुरा हुआ है, लेकिन आपके डैड उनका इलाज भी तो करवा रहे हैं। ठीक है, गलती मेरी थी या तुम्हारी या जिसकी भी थी, लेकिन ड्राइव तो तुम्हारे अनिल भैया ही कर रहे थे ना। क्या उन्हें अकल नहीं है जो उन्होंने ट्रक के सामने गाड़ी डाल दी? और वैसे भी ही इज जस्ट अ ड्राइवर, आज वो है कल कोई दूसरा आ जाएगा। तुम्हें उनसे इतना दिल लगाने की क्या जरूरत है? बहुत ज्यादा है तो उनके परिवार के पैसे से मदद कर दो। पैसे भी इन गरीब लोगों को पैसे दिखते हैं और कुछ भी नहीं, 1-2 लाख में ही इनका मुंह बंद हो जाएगा। और मेरे ख्याल से तुम्हारे डैडी के पास इतना पैसा तो होगा जो वो पैसों से इसका मुंह बंद कर सके। सुहाना की बात सुनकर प्रियांश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने गुस्से से आंखें निकालते हुए सुहाना से कहा, तुम मेरे सामने से चली क्यों नहीं जाती हो सुहाना? क्योंकि जितना तुम मेरे सामने रहोगी उतना ही तुम्हारी असलियत मेरे सामने आती जाएगी। पता नहीं तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, मैं तुम्हारी असलियत क्यों नहीं समझ पाया। तुम कितनी सेल्फिश लड़की हो। अनिल भैया मेरे ड्राइवर थे तो क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनका परिवार नहीं है? और रही बात मदद करने की, तो हाँ, मैं उनकी पूरी मदद करूंगा, उनके परिवार की पूरी मदद करूंगा। तुम्हें मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अनिल भैया की तरह उनके परिवार का सदस्य बनकर उनकी सेवा तो नहीं कर पाऊंगा। जिस तरह से अनिल भैया उनका ख्याल रखते थे उस तरह से उनका ख्याल तो नहीं रख पाऊंगा। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है सुहाना। प्रियांश की बात सुनकर सुहाना हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसने प्रियांश से कहा, आई डोंट नो प्रियांश, तुम्हें क्या हो गया? तुम कब से नौकरों के बारे में इतना सोचने लगे? जहाँ तक मुझे पता है तुम नौकरों से नफरत करते थे और आज आपका दिल इनके लिए इतना नरम हो गया है। तुम्हारी आंखों में अपने अनिल भैया के लिए आंसू हैं और मेरे लिए नफरत। जिसे तुम 6 साल से प्यार करते हो उससे तुम इस तरह से बात कर रहे हो एक मामूली से ड्राइवर के लिए? या फिर मैं सही समझ रही हूँ? कहीं सचमुच तुम्हें उस बदतमीज लड़की नैना से प्यार तो नहीं हो गया है? सुहाना की बात सुनकर प्रियांश ने उससे कहा, मैंने तुमसे कहा ना यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ना ही तुम्हारी किसी फालतू बात का जवाब देना है। तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करूं या किसी और से? तुम तो मुझे नहीं चाहती हो ना। मुझे ठीक होने का समय दो, अगर मैं ठीक हो गया और मेरा मन तुमसे बात करने का हुआ तो मैं तुमसे बात करूंगा, वरना तुम तो मुझे छोड़ ही चुकी हो, तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। पहले तुमने मुझे छोड़ा था, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अब चली जाओ यहाँ से। और ऐसा कहकर प्रियांश ने नर्स के लिए बेल बजा दी। नर्स तुरंत कमरे में आ गई। प्रियांश ने नर्स से कहा, इसके बाद अगर कोई भी मुझसे मिलने आए तो आप मुझसे पूछकर ही भेजेंगी। हर किसी को मेरे कमरे में मत भेजिए, मुझे आराम करना है। और हाँ, अगर नैना मेरे कमरे में आना चाहे तो उसे कभी भी आने दीजिएगा। नैना और मेरे परिवार के अलावा मुझे किसी और से नहीं मिलना है। प्रियांश के मुंह से ये सुनकर नर्स ने सुहाना की तरफ देखते हुए कहा, मैम आपने सुन लिया ना सर क्या कह रहे हैं? अब प्लीज आप यहाँ से चली जाइए वरना हमें सिक्योरिटी को बुलाना होगा। नर्स के मुंह से ये सुनकर सुहाना ने नफरत से प्रियांश की तरफ देखते हुए कहा, इतना घमंड अच्छा नहीं है प्रियांश। अब मैं देखती हूँ कि तुम खुद मेरे पास चलकर आओगे और मुझसे माफी मांगोगे, तभी मैं तुम्हारे पास आऊंगी। और रही बात उस 2 कौड़ी की नैना की, तो मैं भी देखती हूँ कि वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में कैसे आती है। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी तो किसी और को भी नहीं आने दूंगी। ऐसा कहकर गुस्से से सुहाना पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। सुहाना तो बहुत कुछ कहकर चली गई थी, लेकिन न जाने कि सुहाना का कहा हुआ एक एक शब्द प्रियांश के दिल को भेद रहा था। धीरे धीरे उसकी कही हुई वो बात कि क्या उसे नैना से प्यार हो गया है, उसके दिमाग में घंटी की तरह बज रही थी। सुहाना के कड़े हुए वो शब्द प्रियांश के कान में गूंज रहे थे और वो खुद भी अपने मन में यही सोचने लगा कि क्या सचमुच सुहाना ठीक कह रही थी? क्या सचमुच मुझे नैना से प्यार हुआ है? अगर ऐसा नहीं है तो मैंने नैना की मदद क्यों की? क्यों मेरी हर बात में नैना का जिक्र होता है? क्यों मैं बार बार ना चाहते हुए भी माँ के कहने पर उसके घर चला जाता था? अगर मैं उससे नफरत करता था तो मुझे उससे दूर रहना चाहिए था। क्यों सुहाना के ना कहने पर मेरा दिल उस तरह से नहीं टूटा था जैसा उस दिन टूटा था जब नैना? और इतना सोचते ही एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू टपक गिरने लगे। प्रियांश की हालत में सुधार आ चुका था और उसे डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया। 1 महीने बाद जब अनिल की हालत में सुधार आने लगा और उसके घाव पे भरने लगे, उसके बाद डॉक्टर ने अनिल का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन फिलहाल 6 महीने तक अनिल को काम करने की मनाही थी। वो सिर्फ व्हीलचेयर पर ही बैठ सकता था। अनिल की हालत देखकर राधिका जी, नैना और अनीता बहुत दुखी हुए। नैना अनिल की हालत का जिम्मेदार प्रियांश को ठहरा रही थी और कहीं ना कहीं ये ठीक भी था, लेकिन अब नैना के लिए एडमिशन बहुत जरूरी हो गया था। उसकी स्कॉलरशिप को मिलाकर भी उसका पैसा पूरा नहीं पड़ रहा था और यही सोच नैना को दिन पर दिन परेशान कर रही थी। नैना अवसाद में जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जो भी इतनी मेहनत की है वो सब ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। उसकी आर्थिक स्थिति उसे आगे नहीं बढ़ने देगी। यही सब सोच सोचकर नैना परेशान रहती थी।
अनिल की दवाइयों का खर्च और घर का खर्चा यशोधरा जी चला रही थी, लेकिन ये काफी नहीं था, घर के और भी खर्च होते हैं। अनीता जैसे तैसे काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमाकर घर चला रही थी। आर्थिक तंगी ने उन सबको बुरी तरह से जकड़ लिया था। हालांकि नैना ने भी घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी राहत थी। प्रियांश भी अनिल की हालत का जिम्मेदार अपने आप को समझ रहा था। वो दिन ब दिन बस सोचता रहता था। उसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था। उसने अपने आप को अपने कमरे के अंदर समेट लिया था। वो सारा दिन कमरे में बंद होकर बस इसी बात में गुम रहता था और उसकी हालत को देखकर यशोधरा जी बहुत परेशान रहने लगी। आज वीर सिंह को जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था। सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पर हड़कंप मचा हुआ था। यशोधरा जी ने राधिका जी से कहा, राधिका बस जल्दी से तुम सबका नाश्ता लगा दो, तुम्हारे साहब को मीटिंग के लिए निकलना है, उन्हें बहुत देर हो रही है, तुम जल्दी करो। राधिका जी गिलास में जूस लेकर आई। इतनी देर में किसी का फोन आ गया और वीर सिंह फोन उठाकर टहलते हुए बात करने लगे। राधिका जी ने वीर सिंह के पास जाकर उनके हाथ में जूस पकड़ाया और वो वापस जाने लगी। ना जाने क्यों वीर सिंह को देखकर राधिका जी के मन में ख्याल आया कि क्यों ना नैना के कॉलेज की फीस के बारे में वो वीर सिंह से बात करे। अभी यही सोचकर राधिका जी पलटी ही थी कि तभी यशोधरा जी ने उन्हें अपने कमरे में बुला लिया। राधिका जी मायूस होकर यशोधरा जी के कमरे में चली गई। यशोधरा जी बिस्तर पर बैठी हुई थी। उन्होंने राधिका जी से कहा, आओ राधिका यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पता नहीं राधिका, इस लड़के को क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तुम्हें पता है एक्सीडेंट वाले दिन उसने मुझे सुहाना के बारे में बताया था। तुम अच्छी तरह से जानती हो राधिका कि सुहाना जैसी लड़की मेरे खानदान के लिए नहीं बनी है और ना ही तुम्हारे साहब उस रिश्ते के लिए राजी होंगे। पर मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रियांश उस सुहाना की वजह से ही दुखी है। ना ही वो ऑफिस जा रहा है, ना ही घर में किसी से बात करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ठीक से खाना भी नहीं खाता है। मैं बहुत परेशान हूँ राधिका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यशोधरा जी की बात सुनकर राधिका जी ने उनसे कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, आप ही बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। यशोधरा जी ने कुछ सोचते हुए राधिका जी से कहा, पता नहीं मुझे तुमसे ये बात करनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन शायद मैं स्वार्थी हो रही हूँ अपने बेटे के प्यार में। पता नहीं राधिका, पर जब तारा की शादी के लिए हम तुम्हारे घर में आते थे तो मैंने प्रियांश की आंखों में नैना के लिए कुछ देखा था। वैसे भी तुम तो जानती हो ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। ना जाने कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रियांश शायद, पर वो खुद ही अपने इस एहसास से अनजान है। वरना प्रियांश जैसा लड़का ऐसा काम करने के लिए तैयार हो जाए जो उसने नैना को बचाने के लिए किया था, पॉसिबल ही नहीं है। यशोधरा जी की बात सुनकर राधिका जी हैरान हो गई। उन्होंने यशोधरा जी से पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रही। यशोधरा जी ने राधिका जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है राधिका? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर प्रियांश को मुझे उस सुहाना से बचाना है तो मुझे उसकी जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए? राधिका जी ने हाँ में सर हिलाते हुए पूछा, हाँ आप ठीक कह रही हैं, प्रियांश की आप शादी कर दीजिए। तो क्या आपने लड़की ढूंढ ली है? यशोधरा जी ने नामे सर हिलाते हुए कहा, इतना आसान कहाँ होता है लड़की ढूंढना। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो हमारे खानदान के लिए या तो कोई लालची इंसान ही हाँ करेगा, या अगर कोई लड़की ढंग की मिलेगी तो तुम्हें तो पता है आजकल की लड़कियों के नखरे। मैं नहीं चाहती कि मेरे इकलौते बेटे के लिए कोई ऐसी लड़की आ जाए जो ना तो उसे प्यार करे और ना हम लोगों की इज्जत करे। ऐसे करके तो हम और बुरी तरह से फंस जाएंगे राधिका। मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये बात तो मैं तुमसे बहुत पहले ही करना चाहती थी, लेकिन लगता है अब सही समय आ गया है। देखो राधिका, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि नैना एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी और बहुत ही होशियार लड़की है। नैना जैसी लड़की को पाकर कोई भी लड़का धन्य हो जाएगा। राधिका, मैं ये बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ, इसे तुम कोई मजाक मत समझना। राधिका, क्या तुम नैना का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दोगी? यशोधरा जी के मुंह से ये सुनकर राधिका जी की आंखें फटी की फटी रह गई और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वो बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और हैरानी से यशोधरा जी का चेहरा देखने लगी। यशोधरा जी ने राधिका जी का हाथ पकड़कर उन्हें दोबारा बिस्तर पर बिठा दिया और उनसे कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ राधिका कि ये सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा होगा। तुम जानती हो मैंने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि मेरे इस जिद्दी बेटे को संभालने के लिए आपकी बेटी से अच्छा और कोई भी नहीं हो सकता। अगर मैंने जल्द से जल्द प्रियांश की शादी नैना से नहीं की तो मुझे लगता है कि वो सुहाना को मेरी बहू बनाकर ले आएगा और मैं उस लड़की को एक पल के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। देखो राधिका, तुम ज्यादा मत सोचो, तुम बस हाँ कर दो। मैं जानती हूँ अपनी नैना को भी सहारे की जरूरत है। मैं जानती हूँ उसका कॉलेज में एडमिशन होना है, उसके लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है। मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बस एक बार तुम शादी के लिए हाँ कर दो, तुम देखना मैं सब कुछ संभाल लूंगी। राधिका जी अभी भी सोच में गुम थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी वो सुन रही है वो सब कुछ सच है। राधिका जी सोच में गुम थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी वो सुन रही थी सब कुछ सच है। उन्होंने यशोधरा जी से पूछा, क्या आपने प्रियांश से ये बात की है? यशोधरा जी ने राधिका जी से कहा, अभी तक तो नहीं, पता नहीं, अभी डर लगता है कहीं मना न कर दे। राधिका जी ने यशोधरा जी से पूछा, और अगर नैना ने मना कर दिया तो क्या होगा? यशोधरा जी ने राधिका जी से कहा, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, पहले तुम नैना का एडमिशन करा दो। उससे कुछ मत कहना कि पैसा कहाँ से आया है, उसे ये मत बताना कि पैसा मैंने दिया है। बस फिलहाल तुम उसका एडमिशन करा दो। 6 महीने तक हम दोनों इन दोनों को शादी के लिए तैयार करते हैं और जैसे ये दोनों इस रिश्ते के लिए हाँ करेंगे हम इन दोनों की शादी कर देंगे। क्या कहती हो? ठीक है ना? राधिका जी जैसे सुन्न हो चुकी हूँ। उन्होंने यशोधरा जी की बात पर हाँ में सर हिला दिया। यशोधरा जी खुश हो गई। उन्होंने राधिका जी को गले लगा लिया और फिर अपनी अलमारी खोलकर कैश निकालकर राधिका जी को देते हुए कहा, ये रुपये ले जाओ और कल ही नैना का एडमिशन करा दो। एक बार वो पढ़ाई लिखाई में बिजी हो जाएगी, उसके बाद तुम उससे जो चाहे वो करवा सकती हो और तब तक मैं भी प्रियांश को तैयार करती हूँ। यशोधरा जी के मुंह से ये सब सुनकर राधिका जी का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उन्हें जैसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाम को काम खत्म करने के बाद वो घर वापस आ गई। वैसे तो वो काम से आने के बाद तुरंत अनिल के कमरे में जाती थी, लेकिन आज परेशानी की हालत में आंगन में चारपाई पर बैठ गई। अनीता भी काम से वापस आई और राधिका जी को इस तरह से परेशान देखकर उसने अपना बैग वहीं चारपाई पर रख दिया। उसने राधिका जी से पूछा, क्या हुआ माँ, आप आज यहीं बैठी हुई हैं? लगता है अभी काम से वापस आई हैं, सब ठीक तो है ना? आज आप अनिल जी के पास नहीं बैठी हुई, वरना काम से वापस आते ही आप सीधा उनके कमरे में जाती हैं। राधिका जी ने अनीता का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया और उससे कहा, पता नहीं आज कुछ अजीब हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना देख रहा हो। तुम देखो कि सचमुच मेरे पास कोई थैला है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। अनीता हैरान थी। उसने अपनी भाभी से करते हुए राधिका जी को कहा, राधिका जी को देखा और फिर उनके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ माँ, तबीयत खराब तो नहीं है ना? कहीं आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया ना? राधिका जी ने कहा,
पता नहीं, हो सकता है, लेकिन तुमसे जो कहा है वो करो। देखो क्या हमारे पास कोई थैला है? अनीता जी ने इधर उधर झांक कर देखा। सचमुच चारपाई पर एक थैला रखा हुआ था। उसने थैला खोला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नोटों की गड्डियों से भरा हुआ थैला देखकर अनीता ने राधिका जी से पूछा, माँ, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? क्या कहीं पड़े हुए मिले हैं आपको? राधिका जी ने अनीता की आंखों में झांकते हुए कहा, पता है, कभी मैंने सुना था कि किसी के मुंह से कि किसी लड़की के लिए घोड़े पर बैठकर राजकुमार आते हैं खुद उनका हाथ मांगने। आज हमारी नैना के लिए भी कुछ वैसा ही हुआ है। राधिका जी की बात सुनकर अनीता ने हैरान होते हुए पूछा, माँ क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक से बताइए क्या हुआ है? राधिका जी ने अनीता से कहा, पता नहीं अनीता, आज यशोधरा जी ने मुझसे कहा कि वो प्रियांश के लिए नैना का रिश्ता चाहती है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि जो कुछ भी मैंने सुना वो सब कुछ सच था क्या? उन्होंने मुझे ये रुपए दिए और कहा कि जल्द से जल्द मैं नैना का एडमिशन करा दूं और उसके बाद मैं नैना को शादी के लिए तैयार करती रहूं। तुम ही बताओ अनीता, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। राधिका जी की बात सुनकर अनीता भी हैरान थी और किसी सोच में गुम हो गई। दूसरी तरफ चौबेपुर में स्नेहा को छोड़ने के बाद उसके पिता दुर्जन सिंह वापस अपने गांव चले गए थे, लेकिन स्नेहा का यहाँ आना कुंती जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और ये बात तारा महसूस कर रही थी। रसोई में खाना बनाते समय तारा ने कुंती जी से आज ये बात पूछ ली। उसने कुंती जी से कहा, माँ जी, आपसे एक बात कहूँ, मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ कि जब से स्नेहा आई है आप उससे ठीक से बात भी नहीं करती है। देखा जाए तो वो आपकी दूर की भतीजी है, फिर आप उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? तारा की बात सुनकर कुंती जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोटी सेकते हुए तारा से कहा, आपको कुछ नहीं पता बेटा, हमारी जिंदगी हमेशा से कठिनाइयों से भरी हुई रही है। हम मात्र 19 साल के थे जब एक एक्सीडेंट ने हमारे माता पिता को हमसे छीन लिया। अर्जुन के दादाजी हमारे परिवार के बहुत अच्छे मित्र थे। हमारे पिता और अर्जुन के दादाजी दोनों की आपस में बहुत बनती थी। हम बचपन से ही अर्जुन के दादाजी से घुले मिले थे, एक दूसरे के घर आना जाना आम बात थी। अर्जुन की दादी बहुत जल्दी इस दुनिया से चली गई थी और उनके जाने के बाद हमारी माँ ने बाबूजी के घर का बहुत ख्याल रखा। गांव में हम लोगों के घर आसपास ही थे, इसलिए कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बाबूजी कोई दूसरे हैं। हमारे माता पिता के जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। सारे रिश्तेदारों ने किनारा कर लिया था। 19 साल की जवान लड़की, सबको जिम्मेदारी दिख रही थी। पूरे 10 दिन तक हम अकेले ही घर में शोक मनाते रहे। उस वक्त बाबूजी हमारा पूरा ख्याल रख रहे थे। वो भी बेचारे क्या करते, अनाथ हम ही नहीं हुए थे, देखा जाए तो अनाथ वो भी हो गए थे। लेकिन समय को देखते हुए बाबूजी के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि क्यों ना वो हमें हमेशा के लिए अपने घर में ले जाएं। और उन्होंने वही किया। जैसे ही हमारे घर का शोक खत्म हुआ, वो हमें चुन्नी चढ़ाकर अपने घर की बहू बनाकर ले आए। लेकिन शायद हमारी खुशी ज्यादा दिन सबसे देखी नहीं गई। अर्जुन हमारे पेट में ही थे कि अर्जुन के पिताजी हमें छोड़कर चले गए। और हमारे ये जो रिश्तेदार हैं, जो हमें आज अपना सगा कह रहे हैं, यही सब रिश्तेदार उस समय हमें मनहूस कहते थे। वो हमारे लिए कहते थे कि हमारी छाया किसी पर नहीं पड़नी चाहिए। अब आप ही बताइए, हमें इन लोगों से नफरत होनी चाहिए या कुछ और? सालों तक इन लोगों ने हमारी तरफ मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ इसलिए कि कहीं इन लोगों को हमारी मदद न करनी पड़ जाए। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जिस बेटी के सिर पर बाबूजी जैसे पिता का हाथ हो, वो परेशान नहीं हो सकती है। बाबूजी ने कभी हमें परेशान नहीं होने दिया, अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा स्नेह और सम्मान दिया। बस ऐसे ही कुछ थी हमारी जिंदगी की कहानी। अब आप ही बताइए कि ये दुर्जन सिंह किस नाते से अपनी बेटी को हमारे यहाँ छोड़कर गए हैं? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दुर्जन सिंह क्या चाहते हैं और ये क्यों अपनी बेटी को यहाँ छोड़कर गए हैं। कुंती जी के मुंह से ये सुनकर तारा हैरान हो गई। उसने कुंती जी से पूछा, क्या मतलब है माँ जी? क्या जानती हैं आप? क्यों छोड़कर गए हैं वो यहाँ स्नेहा को? तारा ने कुंती जी से पूछा, दुर्जन यहाँ स्नेहा को छोड़कर क्यों गए? कुंती जी ने तारा से कहा, हमारी जवान बेटी की वजह से। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अर्जुन एक बहुत अच्छा लड़का है। उनकी बेटी को इतना अच्छा पति कहाँ मिलेगा, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम स्नेहा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लें। स्नेहा की माँ ने भी कई बार हमसे दबी जुबान में ये बात कही है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि स्नेहा किसका खून है और वो किस इरादे से हमारे घर आई है। कुंती जी के मुंह से ये सुनकर तारा को अजीब लगा। उसने खाने की थाली उठाई और दादाजी को देने चली गई। कुंती जी मन ही मन ये सोचने लगी कि किसी भी तरह अर्जुन तारा के लिए हाँ कह दे। समय बीतता जा रहा था और तारा का अवसाद भी समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी जिंदगी के कोई मायने ही नहीं रह गए। वो उदास होकर छत पर टहल रही थी। अर्जुन बाहर से आया और उसने इधर उधर देखा। उसे तारा कहीं नजर नहीं आ रही थी। स्नेहा अपने कमरे की बालकनी में टहलकर पढ़ रही थी। अर्जुन को देखकर वो तुरंत अपनी किताब रखकर भागती हुई नीचे आई। उसने अर्जुन से पूछा, क्या आज तुम मुझे कहीं घुमाने ले चलोगे? घर पर रह रहकर मैं बोर हो गई हूँ। अर्जुन की निगाहें अभी भी तारा को ढूंढ रही थी। उसने स्नेहा की बात सुने बगैर उससे पूछा, तारा नजर नहीं आ रही है, आपने कहीं देखा उन्हें? स्नेहा ने लापरवाही से अर्जुन से कहा, मुझे क्या पता कहाँ है? तुम बिना अर्जुन अपने सगे रिश्तेदारों की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है और जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है उसके लिए परेशान हो रहे हो। अर्जुन ने अभी भी स्नेहा की कोई बात नहीं सुनी और वो रसोई में गया। उसने अपनी माँ से पूछा, तारा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। कुंती जी ने अर्जुन से कहा, वो शायद छत पर टहल रही है, आज कुछ उदास सी है, जाओ उसे कहीं बाहर घुमा ला, उसका मन हल्का हो जाएगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका मन हल्का कैसे करना है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, चलिए माँ हम अभी आते हैं जरा उनसे बात करके। ऐसा कहकर अर्जुन छत पर चला गया। तारा कोने में खड़े होकर इधर उधर देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अर्जुन सीढ़ियों से चढ़ते हुए तारा को आवाज लगाते हुए गया। अर्जुन को देखकर तारा ने पलटकर उससे कहा, क्या बात है अर्जुन, आप आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। अर्जुन ने अपनी मुस्कान को छुपाते हुए तारा से कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में आपसे कुछ बात करनी थी, या ये कहीं आपको कुछ दिखाना था। तारा ने हैरानी से अर्जुन से पूछा, अच्छा क्या दिखाना था? अर्जुन ने तारा से कहा, ये देखिए, आज ऐसे ही हम इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहे थे और अचानक ये तस्वीर हमारे सामने आई, आपने पहचानती है? अर्जुन ने तारा को तस्वीर दिखाते हुए कहा। अर्जुन के फोन में उस तस्वीर को देखकर तारा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन आप नहीं जानते हैं, आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। ये हमारे विनय जी हैं। क्या आपको पता चल गया है कैसे हैं ये, कहाँ है? अर्जुन अभी मुझे तुम उनके पास ले चलो, मुझे अभी उनके पास जाना है। अर्जुन ने तारा को बिठाते हुए कहा, एक मिनट तारा, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद बताइए कि आपको उनके पास जाना है या नहीं। अर्जुन की बात सुनकर तारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ है विनय जी को, ठीक तो है ना वो? अर्जुन ने तारा से कहा,
वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें ठीक नहीं होना चाहिए था। आप जानती हैं तारा कि आपके विनय जी क्या करते हैं? आपके विनय जी भोली-भाली लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनसे कहते हैं कि उनकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। उन्हें कुछ पैसे चाहिए, फिर उनसे पैसे लेकर उनसे कहते हैं कि वो अपने घर से गहने और पैसे लेकर भागकर शादी कर लें। जब वो लड़कियां ऐसा करती हैं तो विनय एक निश्चित जगह पर लड़कियों को बुलाते हैं और फिर उनके गहने और पैसे लूटकर गायब हो जाते हैं। ये करते हैं आपके विनय जी। अर्जुन की मुझसे ये सब सुनकर तारा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने गुस्से से अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आपकी मनगढ़ंत बातें मुझे मत सुनाया करें। आपको कैसे पता कि विनय जी ने मेरे साथ धोखा किया है? अर्जुन ने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करके एक न्यूज निकाली जिसमें विनय की तस्वीर छपी हुई थी। उसने वो तस्वीर और वो न्यूज तारा को दिखाते हुए कहा, आप पढ़ी लिखी है ना, पढ़ लीजिए। आपके विनय जी का सारा कच्चा चिट्ठा इसमें लिखा हुआ है। फिलहाल वो फरार है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन अब न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि पुलिस से पहले हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। आखिर आपका हिसाब किताब भी तो बराबर करना है। तारा ने हैरानी से अर्जुन से फोन छीन लिया और न्यूज पढ़ने लगी। तारा की आंखें इधर उधर घूम रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होकर उनमें से आंसू बहना शुरू हो गए। न जाने कब वो आंसू रुलाई बनकर तारा के मुंह से फूट पड़े। तारा अर्जुन से लिपटकर पूरी तरह से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, ऐसा मैंने क्या किया था अर्जुन? मैं तो विनय पर बहुत विश्वास करती थी, उसने मेरे साथ ही धोखा नहीं किया, उसने मेरे पूरे परिवार के साथ धोखा किया। अर्जुन, मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे घर में मैं इस आस के साथ रह रही थी कि एक दिन विनय मुझे लेने आएगा। अब क्या होगा? अब तो मैं किसी काबिल नहीं रही। अर्जुन अर्जुन को आज तारा के ऊपर बहुत तरस आ रहा था। उसने तारा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए तारा, हम जानते हैं कि आप बहुत दुखी हैं और आप हमारा यकीन मानिए, हम उस विनय को ढूंढ कर ही रहेंगे और उसे सजा दिलवा कर ही रहेंगे। तारा अभी भी सिसक रही थी और अर्जुन से लिपटी हुई थी। तब तक स्नेहा अर्जुन को ढूंढते हुए छत पर आई और तारा को इस तरह से अर्जुन के करीब देखकर वो हैरान रह गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, वाह, तो ये सब चल रहा है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अजनबी लड़की इस घर में क्यों रह रही है। पता नहीं बुआ को ये सब पता भी है या नहीं। मैं अभी जाकर उन्हें ये सब बता कर आती हूँ। इतना कहकर स्नेहा भागती हुई नीचे आई और सीधे रसोई में गई। उसने कुंती जी की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता भी है घर में क्या क्या चल रहा है? आप तो सारा दिन इस रसोई में खाना बनाती रहती है और आपकी पीठ पीछे वो लड़की क्या गुल खिला रही है, आपको उसकी खबर भी है? कुंती जी ने अपने हाथ पहुंचते हुए स्नेहा से कहा, अब ऐसी भी क्या खबर है जो आपको पता है और हमें नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, आप ही बता दीजिए, आपके मुंह से सुन लेते हैं। स्नेहा ने कुंती जी के पास जाकर उनसे कहा, अभी मैं अर्जुन को ढूंढते हुए छत पर गई थी, आपको पता है मैंने वहाँ क्या देखा? तारा और अर्जुन एक दूसरे के गले लगे हुए थे। स्नेहा ये सब इस इरादे से कह रही थी कि ये सब सुनकर कुंती जी तारा को घर से निकाल देंगी, लेकिन हुआ इसके विपरीत ही। स्नेहा के मुंह से ये सुनकर कुंती जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सच कह रही हैं आप? सचमुच ऐसा है? सचमुच ऐसा हुआ है? कुंती जी की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर स्नेहा ने हैरान होते हुए कहा, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप इस बात को सुनकर खुश हो गई हो। कुंती जी ने अपने चेहरे की मुस्कान को छुपाते हुए स्नेहा से कहा, अरे नहीं नहीं, हम तो हमारा मतलब है, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे कि आपको सच में यकीन है, आपने सचमुच ऐसे ही देखा है? स्नेहा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए कहा, अरे हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को एक साथ। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ ये लड़की इस घर में रहकर ये सब खेल खेल रही है। फिर स्नेहा ने शर्माते हुए कहा, आपको तो पता ही है मैं इस घर में आप लोगों की अमानत हूँ। मेरा मतलब पिताजी और माँ ने तो आपसे बात कर ही रखी है ना, और मैं भी इसी हक से इस घर में रह रही हूँ कि एक ना एक दिन मैं इस घर में अर्जुन की दुल्हन बनकर आऊंगी। अब आप ही बताइए, क्या कोई लड़की ये सब बर्दाश्त कर सकती है? लेकिन कोई बात नहीं, मैं इतना सब बर्दाश्त कर लूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा अर्जुन सिर्फ मेरा ही रहेगा। वो बहुत भोला है, तारा ने उसे जरूर अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया होगा। आप बस जल्दी से उस तारा को इस घर से निकालने का इंतजाम कीजिए। स्नेहा की बात सुनकर कुंती जी ने उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, हाँ, अब कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा तारा का। चलो देखते हैं। चौबेपुर में तारा के इंतजाम की बात हो रही थी। इधर नैना के घर में अनीता और राधिका जी हैरान परेशान से बैठी हुई थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अनीता ने राधिका जी से कहा, माँ, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ अचानक बहुत जल्दी हुआ है? यशोधरा जी को अचानक ये क्या सूझी कि उन्होंने नैना का हाथ मांग लिया, जबकि वो भी अच्छी तरह से जानती हैं कि प्रियांश और नैना की आपस में ज्यादा बनती नहीं है। मैं नहीं जानती हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या सचमुच वो नैना को पसंद करती है? और अगर ऐसा है तो उन्होंने पहले तो कभी ऐसा जिक्र नहीं छोड़ा। आज अचानक उन्हें नैना और प्रियांश के रिश्ते की बात करने की क्या सूझी? अनीता की बात सुनकर राधिका जी ने भी थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए उससे कहा, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है बेटा वही मैं सोच रही हूँ। अभी मैंने उनसे कुछ कहा नहीं है, लेकिन अनीता तुम ही बताओ, फिलहाल हमें इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। इन पैसों से हम अपनी बेटी का भविष्य संवार सकते हैं। तुम भी जानती हो हमारे घर के क्या हालात हो गए हैं। 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए यही बहुत है। डॉक्टरी की पढ़ाई कोई हंसी खेल नहीं है, और फिर मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लग रही। आखिर यशोधरा जी का इसमें क्या लालच हो सकता है? अनीता ने कुछ सोचते हुए कहा, पता नहीं माँ, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप करके देख लीजिए। वैसे भी उन्होंने अभी 6 महीने का वक्त दिया है हमें, देखते हैं तब तक क्या परिस्थितियां रहती हैं। अगर सचमुच नैना और प्रियांश एक दूसरे को पसंद करने लगे तो ये रिश्ता हो जाने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारी नैना इतने बड़े घर में ब्याह कर जाएगी। वैसे भी हमारी नैना इसी लायक है, उसे बहुत अच्छा घर मिलना चाहिए, बहुत मेहनती है वो। अनीता की बात सुनकर राधिका जी ने हाँ में सर हिलाया। उन्होंने अनीता से कहा, देखो अनीता, अभी ये बात तुम सिर्फ अपने तक ही रखना। मैं चाहती हूँ कि ये बात ना ही नैना को पता चले और ना ही अनिल को। अनिल को तो तुम जानती हो, छोटी छोटी बातों पर आजकल भड़क जाता है। उसकी भी गलती नहीं है, उसकी तकलीफ में उसे इतना चिड़चिड़ा बना दिया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अभी फिलहाल सब कुछ शांति से होना चाहिए। इन दोनों को कानो कान कोई खबर नहीं होनी चाहिए। राधिका जी की बात सुनकर अनीता ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन अभी भी उसके मन में उलझन थी। अगले ही दिन राधिका जी ने नैना को पैसे देते हुए कहा, ये लो नैना, ये सारे पैसे अनीता की मालकिन ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारी मदद करना चाहती है, जैसे ही तुम डॉक्टर बन जाना उनके सारे पैसे चुका देना। नैना की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसने राधिका जी को गले लगाते हुए कहा, क्या सचमुच माँ?
मैं उनसे खुद मिलना चाहती हूँ। वो तो साक्षात भगवान है मेरे लिए। पहले भी उन्हीं की वजह से मैं कोचिंग कर पाई थी और अब उन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है। इतने रुपये तो कोई अपने सगे रिश्तेदार के लिए भी नहीं देता है। सचमुच माँ, ये सब कुछ भाभी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है और भाभी को कितना गलत समझने लगी थी मैं। मुझे भाभी से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें थैंक यू भी कहना चाहिए। राधिका जी ने नैना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अनीता फिलहाल काम पर चली गई है। तुम जल्दी से अपने कॉलेज जाओ और फटाफट अपना एडमिशन करा लो। जल्दी से ये खुशखबरी घर पर लेकर आना। अनिल बहुत खुश होगा। लेकिन बेटा, अनिल को ये मत बताना कि ये पैसे अनीता की मालकिन ने दिए हैं। तुम कहते ना कि आपकी कोई सहेली है, उसके पिता ने तुम्हारी मदद की है। राधिका जी की बात सुनकर नैना ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन माँ छूट क्यों बोलना है? राधिका जी ने नैना से कहा, बेटा अनिल बेकार में परेशान हो जाएगा। वो सोचेगा कि ना जाने क्यों इतना पैसा हमने उधार ले लिया है, चुकाएंगे कैसे, बस इसीलिए। अब चलो जाओ, जल्दी से कॉलेज जाओ और ये पैसे जमा करो। तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो जाए तो मुझे भी थोड़ी राहत आए। नैना बहुत खुश थी। उसने पैसे लिए और वो सीधे कॉलेज की ओर जाने लगी। नैना चेक बनवाकर कॉलेज पहुंच गई थी कि तभी कॉलेज के गेट पर ही उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। वो लड़का बाइक पर बैठा हुआ था और उसने अपना हेलमेट अपने हाथ में लिया हुआ था। उसके बाल बार बार उसके माथे पर आ रहे थे और वो लड़का बार बार अपने बाल सेट कर रहा था और किसी लड़की से बात कर रहा था। उस लड़के को देखकर नैना अपलक उसे देखती जा रही थी। वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसने इस लड़के को कहाँ देखा है। अचानक उस लड़के की नजर भी नैना के ऊपर पड़ी। नैना को इस तरह से घूरते हुए देखकर उस लड़के ने धीरे से मुस्कुरा दिया। नैना झेप गई, फिर अपनी नजरें झुकाकर वहां से वो कॉलेज के अंदर आ गई। कॉलेज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद नैना थक चुकी थी। वो कैफेटेरिया में जाकर बैठ गई। उसने कॉफी बनवाई और कुर्सी से टेक लगाकर आराम से धीरे धीरे कॉफी पीने लगी। तभी वो सुबह वाला लड़का और वो लड़की कैफेटेरिया में आए और आकर नैना की ही टेबल पर बैठ गए। उन दोनों को ऐसे अपने सामने बैठा देखकर नैना हैरान रह गई। नैना ने कॉफी का मग नीचे रखते हुए उन दोनों से कहा, आप इस तरह से मेरे पास, मेरा कहने का मतलब है आप कहीं और भी बैठ सकते हैं, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी। उस लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय आई एम रिद्धि। तुम वही हो ना जो आज सुबह हम दोनों को गेट पर घूर रही थी? नैना ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए रिद्धि से हाथ मिलाया और फिर उसने झेंपते हुए कहा, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे मैंने इन्हें कहीं पहले भी देखा है। नैना ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए रिद्धि से हाथ मिलाया और फिर उसने झेंपते हुए कहा, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने इन्हें कहीं पहले भी देखा है। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं आपको देखकर मुझे भी ऐसा क्यों लगा कि मैंने आपको कहीं देखा, इसलिए मैं आपको देखकर मुस्कुराया था, लेकिन आप अचानक से अंदर आ गई। फिर थोड़ी देर बाद उस लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम विदित है और आप शायद मुझे भूल गई हैं, पर मैं आपको अभी तक नहीं भूला हूं। आप वही है ना जो उस दिन भरी दोपहर में अपने स्कूल जा रही थी और मैंने आपको अपनी बाइक पर लिफ्ट दी थी? वैसे आपकी गलती नहीं है, आप उस दिन बहुत जल्दी में थी, इसलिए मैं आपका नाम ही नहीं पूछ पाया। विदित की बात सुनकर नैना ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, याद आया, अच्छा तो वो फरिश्ते आप हैं। तभी मैं कहूँ कि आपका चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। सॉरी, उस दिन तो आपको बिना थैंक यू कहे ही निकल गई थी क्योंकि बहुत जल्दी में थी, पर उस दिन का थैंक यू आज आपसे कह रही हूँ। थैंक यू सो मच विदित जी। अगर उस दिन आप मेरी मदद नहीं करते तो सचमुच बहुत गड़बड़ हो जाती। वैसे आप लोगों का कौन सा ईयर है? विदित और रिद्धि ने नैना से कहा, हमारा, हम तो न्यू एडमिशन है और आप भी न्यू ही होंगी। नैना ने उन दोनों को अपने बारे में बताया और बातों में उसे ये भी पता चल गया कि वो दोनों उसी के साथ उसी के ही बैच में ही हैं। ये जानकर नैना, विदित और रिद्धि बहुत खुश हुए। रिद्धि ने नैना से कहा, विदित मेरा स्कूल फ्रेंड है और हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब तुम भी हमारे ग्रुप में आ गई हो। हम 2 से 3 हो गए हैं, अब तो बहुत मजा आने वाला है, पढ़ाई के साथ साथ खूब मस्ती होगी। रिद्धि की बात सुनकर नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना रिद्धि, लेकिन मैं तो सिर्फ पढ़ाई ही कर पाऊंगी क्योंकि मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं है। मैं बहुत मुश्किल से इस कॉलेज में एडमिशन ले पाई हूँ, इसीलिए मेरा फोकस फिलहाल तो सिर्फ पढ़ाई पर है। रिद्धि ने नैना की पीठ पर हाथ मारते हुए कहा, कम ऑन नैना, हम MBBS वालों को तो वैसे भी सारी जिंदगी पढ़ाई ही करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत चिल कर लेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी अभी क्लासेस शुरू होने में पूरा 1 हफ्ता है। मैं और विदित कल मूवी देखने जा रहे हैं, तुम चलोगी ना हमारे साथ? नैना ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, नहीं बाबा, मुझे माफ करो, मुझे अभी बहुत काम है, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं फिर कभी तुम्हारे साथ चलूंगी। काफी देर तक वो तीनों बातें करते रहे। विदित ज्यादा बोल तो नहीं रहा था, पर नैना की तरफ एकटक देखे जा रहा था और ये बात नैना भी महसूस कर रही थी। समय बीत रहा था, नैना को कॉलेज जाते हुए पूरा 1 महीना बीत गया था और इस बीच नैना ने यह महसूस किया कि विदित उसे पसंद करने लगा है, या शायद नैना भी ऐसे ही कुछ महसूस करने लगी थी, क्योंकि देखा जाए तो विदित सचमुच बहुत समझदार लड़का था। उसके घर की परिस्थितियां भले ही नैना के घर जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी विदित के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। उसके पिता ने जैसे तैसे करके उसे डॉक्टरी पढ़ने के लिए भेजा था। विदित अपने घर की परेशानियां नैना को बताता था और धीरे धीरे नैना भी अपने घर की बातें विदित से करने लगी थी। इन बातों के साथ साथ उन दोनों के दिल भी कब मिलने लगे, उन दोनों को ही पता नहीं चला। रिद्धि उन दोनों के लिए बहुत खुश थी। एक दिन उसने बातों बातों में विदित और नैना से कह दिया, तुम दोनों बहुत लकी हो, साथ में पढ़ाई करके एक ही प्रोफेशन में चले जाओगे और बाद में एक दूसरे के जीवन साथी भी बन जाओगे। वाह, ये तो एकदम ड्रीम लव स्टोरी बन जाएगी। काश तुमसे पहले मेरे दिमाग में ये बात आ जाती तो मैं ही विदित को पटा लेती। रिद्धि की बात सुनकर नैना हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। नैना भी डरती थी। उसने कई बार सोचा कि वो विदित के बारे में अनीता को बता दे, लेकिन उसके मन में डर था कि कहीं अनीता उसको गलत ना समझने लगे। हालांकि नैना और विदित बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे, एक दूसरे की पढ़ने में मदद भी करते थे। नोट्स बनाना, साथ में स्टडी करना, उन दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि उन्हें बस अपना लक्ष्य प्राप्त करना है और उनका लक्ष्य भी एक ही था, पहले डॉक्टर बनना, बाद में एक दूसरे से शादी करना। वही ठाकुरवाला में राधिका जी सुबह सुबह काम पर आ गई। यशोधरा जी अपने कमरे में गई। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर फोन उठाकर किसी से बात करने लगी। बात करते हुए उन्होंने कहा, मैंने चारा डाल दिया है, वो लोग जरूरतमंद है, उन्हें इस वक्त मेरे इन पैसों की जरूरत है। तुम देखना, वो मेरे इस ऑफर को कभी नहीं ठुकराएंगे और वैसे भी तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया। अपने बिजनेस को बचाने के लिए हम प्रियांश की शादी उस सुहाना से कतई नहीं होने देंगे, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सुहाना प्रियांश से शादी क्यों करना चाहती है। ये सब कुछ वो अपने पिता के कहने पर कर रही है ताकि वो दोनों बाप बेटी मिलकर हमें बर्बाद कर सके। लेकिन उसे नहीं पता कि मेरा नाम यशोधरा है, मेरा काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता है।
मैं ऊपर से दिखने में जितनी शांत हूँ, मेरे अंदर उतना ही बड़ा तूफान चलता रहता है। लेकिन तुमने मुझे जैसे समझाया था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि प्रियांश नैना से नफरत करता है और नैना भी, लेकिन अगर इन दोनों की शादी से हमारा फायदा हो तो क्यों ना ऐसा करे। वैसे भी एक बार शादी हो जाए सुहाना खुद ब खुद प्रियांश के रास्ते से हट जाएगी। और जैसा तुमने कहा 1 साल बाद उन दोनों का डिवोर्स होना तो तय ही है, क्योंकि बेमेल रिश्ते कभी नहीं चलते हैं। नैना और प्रियांश एक दूसरे को कभी नहीं झेल पाएंगे और हम एक तीर से 2 शिकार कर लेंगे। मैं तो वैसे भी अपने प्रियांश के लिए अपनी टक्कर की दुल्हन लेकर आना चाहती हूँ। बस कुछ समय की बात है, एक बार सुहाना हमारे रास्ते से हट जाए, फिर उसके बाद नैना और प्रियांश का डिवोर्स और मेरे प्रियांश के लिए मेरे मन की बहू आएगी। इतना कहकर यशोधरा जी ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, अब तुम भी जल्दी अपनी पढ़ाई खत्म करके घर वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। बात खत्म करने के बाद यशोधरा जी ने दरवाजा खोला और कमरे से बाहर आ गई। उन्होंने इधर उधर झांक कर देखा, गैलरी में कोई नहीं था। उन्होंने राहत की सांस ली और फिर जल्दी जल्दी नीचे आ गई। राधिका जी अभी भी रसोई में थी। राधिका जी को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, राधिका 1 मिनट तुमसे कुछ बात करनी है। सुधा तुम तब तक नाश्ते की तैयारी करो, राधिका से मुझे कुछ बात करनी है। सुधा ने राधिका जी के हाथ से सब्जियां लेते हुए कहा, आप चाहिए मैं देख लूंगी। राधिका जी यशोधरा जी के कमरे में जाने लगी। कमरे में पहुंचकर यशोधरा जी ने राधिका जी से कहा, आओ राधिका यहाँ बैठो और बताओ नैना की पढ़ाई कैसी चल रही है। तुमने उसे कुछ बताया, उससे कुछ बात की? यशोधरा जी ने राधिका जी से पूछा, बताओ नैना की पढ़ाई कैसी चल रही है, तुमने उसे कुछ बताया, उससे कुछ बात की? राधिका जी ने थोड़ा झिझकते हुए यशोधरा जी से कहा, पता नहीं मैडम, बात करने की हिम्मत ही नहीं होती है। अभी फिलहाल वो पढ़ाई में लगी हुई है, इतनी जल्दी उससे क्या बात करूं? आपको तो पता ही है कि आजकल के बच्चे नाराज हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसका दिमाग पढ़ाई से कहीं और भटके। राधिका जी की बात सुनकर यशोधरा जी ने कहा, नहीं नहीं फिलहाल उसे पढ़ाई करने दो, वैसे भी अभी समय है। मैंने भी कहा प्रियांश से बात की है, 1 महीना हो गया है तुमसे बात किए हुए, लेकिन फिलहाल मुझे इस बात की शांति है कि प्रियांश अब नॉर्मल हो गया है। और अनिल का हाल कैसा है? राधिका जी ने दुखी होते हुए कहा, उसका हाल कैसा होगा, फिजियोथेरेपी चल रही है, थोड़ा वॉकर पकड़कर घर में इधर उधर टहल लेता है, लेकिन उसे ऐसे चलते फिरते देखकर मुझे तसल्ली रहती है। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोग हमारे घर के देवता बन गए हो। आपकी वजह से ही अनिल की जान बची, आपकी वजह से ही नैना का एडमिशन हो पाया। सच कह रही हूँ मालकिन, अगर आप नहीं होती तो मेरे परिवार का क्या होता? यशोधरा जी ने राधिका जी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बेकार की बातें मत किया करो। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हें हम अपने परिवार के सदस्य की तरह समझते हैं। भाई साहब भी जब हमारी गाड़ी चलाया करते थे और हमारे बच्चे छोटे थे, तब तो मुझे ऐसा लगता था जैसे तुम मेरे परिवार की ही कोई सदस्य हो। नैना और प्रियांश कैसे एक साथ खेलते थे, सच बड़े याद आते हैं वो दिन। पर मुझे अब ये सोचकर खुशी हो रही है कि नैना फिर से मेरे घर में आ जाएगी और वही खुशियाँ दोबारा हम जी पाएंगे। यशोधरा जी की बात सुनकर राधिका जी ने उनके चेहरे की ओर देखते हुए कहा, आपसे कुछ कहना था, कितने दिनों से सोच रही हूँ पर हिम्मत ही नहीं हो रही। यशोधरा जी ने कहा, बेफिक्र होकर कहो राधिका, क्या कहना चाहती हो? राधिका जी ने यशोधरा जी से कहा, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि क्या आपको नहीं लगता है कि प्रियांश और नैना एक बेमेल जोड़ है? दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं तो उनकी शादी कैसे निभेगी? मन ही मन डर लगता है कि कहीं हम जबरदस्ती उनकी शादी तो नहीं कर रहे हैं। और आपको भी पता है बेमेल जोड़ों का क्या हश्र होता है। ये आजकल के बच्चे हैं, अगर नहीं बनेगी तो बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, एक झटके में रिश्ता तोड़ देंगे। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो। आप समझ रही हैं ना मालकिन, मैं क्या कहना चाहती हूँ? पहले से ही दुखियारी हूँ, बड़ी बेटी का कुछ अता पता नहीं है, पता नहीं जिंदा भी है या मर गई। खैर उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहती, उसे तो मैंने कब का अपनी जिंदगी से निकाल दिया। लेकिन मेरी नैना बहुत भोली भाली है, बहुत मेहनत कर रही है और अपने परिवार का ख्याल भी रखती है। उसके साथ कुछ भी बुरा होते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। राधिका जी की बात पर यशोधरा जी ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, अरे अरे तुम तो क्या क्या सोचने लगी राधिका, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी नैना बहुत समझदार है, भले ही इन दोनों में अभी ना बनती हो, पर मुझे पूरा भरोसा है शादी के बाद इन दोनों की अच्छी बनेगी। तुम ही बताओ, क्या शादी से पहले तुम भाई साहब को जानती थी? नहीं ना, आपकी शादी भी तो आपके माता पिता की मर्जी से हुई थी। क्या तुम राजेंद्र भाई साहब को पहले से जानती थी? क्या आपने उन्हें कभी पहले देखा था? लेकिन फिर भी शादी के बंधन में बंधने के बाद तुमने उनसे प्यार भी किया और उनके 3 बच्चों की माँ भी बनी। शादी के बाद हर कोई प्यार में बंधने लगता है, जरूरी तो नहीं कि हर कोई अपनी मर्जी से ही शादी करे। हमारे बच्चे इस बात का उदाहरण बनेंगे कि हम उनकी अपनी मर्जी से उनकी शादी कर पाएंगे और हमारे बच्चे उस शादी को सफल भी बनाएंगे। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास होना चाहिए। यशोधरा जी की बात पर राधिका जी कहना तो चाहती थी कि उन्हें अपनी बेटी पर तो विश्वास है, लेकिन प्रियांश पर नहीं, परंतु वो कुछ सोचकर चुप रह गई। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। यहाँ सुहाना सचमुच पछता रही थी कि उस दिन अगर उसने प्रियांश के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो प्रियांश के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इसी वजह से सुहाना लगातार प्रियांश को मनाने की कोशिश कर रही थी। वो किसी न किसी बहाने प्रियांश को फोन करती थी और उससे बात भी करने लगी थी। आखिरकार तो प्रियांश भी एक इंसान था, उसने भी सुहाना को प्यार किया था और प्यार इतनी जल्दी तो भूला भी नहीं जाता था। प्रियांश ने आखिरकार सुहाना को माफ कर दिया। आज सुबह सुबह प्रियांश सुहाना के बुलाने पर उससे मिलने गया था। ये बात यशोधरा जी को पता चल चुकी थी, इसलिए वो परेशान थी और उन्होंने राधिका जी से बात की। सुहाना ने एक रेस्टोरेंट में प्रियांश को बुलाया, वहाँ पर वो दोनों बैठकर बात कर रहे थे। सुहाना ने प्रियांश से कहा, मुझे पता है प्रियांश कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब तुम्हें मुझे माफ करना होगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है और इसलिए मैं आगे से हर बार आपसे माफी मांग रही हूँ, अब तो मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर सुहाना की आंखों में आंसू आ गए। प्रियांश ने उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहा, तुम रो मत, मैं जानता हूँ कि तुम्हें असलियत में पछतावा है, वरना तुम मुझे छोड़ देती। जिस तरह से मैंने तुम्हारा अपमान किया था तुम मुझसे बात भी ना करती, क्योंकि तुम ऐसी ही हो। लेकिन जिस तरह से तुमने मनाया, मुझे इस बात पर एहसास हो गया कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और तुम सचमुच मुझे चाहती हो। लेकिन सुहाना, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारा रिश्ता चलेगा या नहीं, क्योंकि ना तो तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी होंगे और ना ही मेरे घर वाले। फिर ऐसे रिश्ते को रखने का क्या फायदा? हम हमेशा प्रेमी प्रेमिका ही नहीं बने रहेंगे, हमें पति पत्नी का रिश्ता भी निभाना है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बोलो सुहाना, तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब है? सुहाना एक बार फिर सोच में पड़ गई। उसने प्रियांश का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा,
प्रियांश बस मुझे थोड़ा समय और दे दो, मैं कोशिश करती हूँ अपने पिता को मनाने की, और इस बीच तुम भी अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करो। देखो प्रियांश, हम दोनों ही कोशिश करेंगे तो हमारे घर वाले जरूर मान जाएंगे, एक ना एक दिन उन्हें मानना ही पड़ेगा। प्रियांश ने सुहाना के हाथ पर हाथ रखते हुए पूछा, और अगर वो नहीं माने तब? उसके बारे में तुमने सोचा? सुहाना ने प्रियांश से कहा, अगर नहीं मानेंगे तो फिर हमें दूसरा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, और मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगी, ये मेरा वादा है आपसे प्रियांश। सुहाना और प्रियांश एक दूसरे से शादी के वादे कर रहे थे। दूसरी तरफ चौबेपुर में कुंती देवी स्नेहा की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उन्होंने स्नेहा से कहा, जरा देखो तो क्या चल रहा है इन दोनों के बीच, मुझे खुद ही वहां जाकर पता लगाना होगा, क्योंकि मैं ऐसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करती। स्नेहा ने नाक चढ़ाते हुए कहा, सांच को आंच क्या, आप खुद ही देख लीजिए वो दोनों क्या कर रहे हैं, छत पर हैं दोनों, लैला मजनू। अभी कुंती जी स्नेहा को लेकर छत पर जा ही रही थी कि तब तक तारा और अर्जुन नीचे आ गए। तारा की आंखों में आंसू थे और उसकी आंखें सूजी हुई थी। तारा का चेहरा देखकर कुंती जी घबरा गई। उन्होंने इशारे में अर्जुन से पूछा और अर्जुन ने आंखें चपकाते हुए उनसे कुछ कहा। कुंती जी धीरे से मुस्कुराई। उन्होंने झूठी डांट दिखाते हुए अर्जुन और तारा से पूछा, तुम दोनों अकेले छत पर क्या कर रहे थे? अर्जुन ने हैरानी से भवे से करते हुए अपनी मां को देखते हुए कहा, क्या मतलब है कि हम क्या कर रहे थे? हम तारा से बात करने गए थे, अब क्या हमें अपने घर में भी आजादी नहीं है? कुंती जी ने एक बार फिर झूठा गुस्सा दिखाते हुए अर्जुन से पूछा, क्या बात कर रहे थे आप दोनों, बताएंगे हमें? अर्जुन ने कुंती जी से कहा, नहीं माँ, ये हमारे और तारा के बीच की बात है, हम किसी से नहीं कहना चाहते हैं। अच्छा अब लाइए, आप हमें और तारा को अच्छी से चाय पिला दीजिए। हमारी उषा जी कहाँ हैं? उनसे कहिए गर्मा गर्म चाय बना कर ले आए। लगता है बारिश होने वाली है। आज तारा जी इतना रोई हैं कि भगवान भी भावुक हो गए। देखो ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अरे माँ, उषा जी से कहिए ना कुछ पकौड़े और चाय ले आए। अर्जुन की मांग पर कुंती जी अपना सारा झूठा गुस्सा भी भूल गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पहले बता दिया होता, उषा तो अभी निकल गई। लाओ हम खुद ही बना देते हैं तुम दोनों के लिए। स्नेहा ने हैरानी से कुंती जी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन आंटी आप तो। कुंती जी ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा और उसे कहा, आप भी जाइए, इन दोनों के साथ बैठ जाइए, आपके लिए भी बना देंगे। स्नेहा हैरान हो गई। वो अर्जुन और तारा के बीच में जाकर बैठ गई और उसने तारा को देखते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि आंटी बेचारी अकेली रसोई में सुबह से लगी हुई हैं? अब आप जाइए, उनके साथ उनकी थोड़ी मदद कर दीजिए। तारा हैरानी से स्नेहा को देखने लगी। अर्जुन ने तारा से कहा, ये बात तो ठीक है स्नेहा ने, तारा आप सचमुच बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। अब तो हमें आपके हाथ की चाय की आदत पड़ चुकी है। आप ही चाय बनाइए और माँ के हाथ के पकौड़े लाजवाब होते हैं। आज तो मजा ही आ जाएगा। अर्जुन की बात सुनकर तारा वहां से उठी और मायूस होकर रसोई में चली गई। तारा को रसोई में देखकर कुंती जी ने उससे कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें तो मैंने वहां बैठने के लिए कहा था। तारा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं माँ, बस ऐसे ही, वहाँ स्नेहा और अर्जुन बैठकर बात कर रहे हैं, मैं वहाँ बैठकर क्या करूंगी? कुंती जी ने बुरा समूह बनाते हुए कहा, ये लड़की एक पल के लिए भी हमारे बेटे को अकेला नहीं छोड़ती है। आपको पता है, हमसे आप दोनों की शिकायत कर रही थी, कह रही थी कि आप दोनों अकेले में बातें कर रहे हैं। अब देखो ना, इनके शूद्र दिमाग में कैसी कैसी बातें आती हैं बेटा। हम इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं और उनके खानदान को भी, लेकिन आप इन्हें नहीं जानती हैं। ये सब लोग बड़े खतरनाक हैं, आप थोड़ा ख्याल रखा करिए। अगर ये आसपास हो तो आप अर्जुन से दूरी बनाकर रखिए, वरना ये किसी को भी बदनाम करने में जरा भी समय नहीं लगाएंगे। तारा कुंती जी की बात सुन रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। उसने दूध का कटोरा उठाया और चाय चढ़ा दी। चाय उबल रही थी और कुंती जी पकौड़े बना रही थी। वो तारा से बातें कर रही थी, लेकिन तारा का दिमाग अभी भी विनय के धोखे पर लगा हुआ था। चाय पूरी तरह से उबलने लगी। तारा का हाथ गैस के पास ही रखा हुआ था और उबलती हुई चाय सीधे उसके हाथ पर आ गिरी। तारा पूरी तरह से चौंक गई और जलन से हड़बड़ाने लगी। तारा को इस तरह से परेशान देखकर कुंती जी का ध्यान भी उस तरफ गया। वो बुरी तरह से चीखने लगी, हे राम, ये आपने क्या कर दिया? आपका ध्यान कहाँ था तारा? आपको समझ नहीं आया? अरे रे! कुंती जी ने जल्दी से अर्जुन को आवाज लगाई, अर्जुन जल्दी आइए, ये देखिए तारा का हाथ जल गया है, कितनी बुरी तरह से। कुंती जी की आवाज सुनकर अर्जुन भागते हुए रसोई में आए। तारा को तड़पते हुए देखकर उसने आप देखा ना ताप जल्दी से फ्रिज से ठंडा पानी निकाला। उसने तारा का हाथ अपने हाथ में लेकर उस पर ठंडा पानी डालते हुए पूछा, तारा आप क्या कर रही थी? कहाँ था आपका दिमाग? गलती हमारी है, हमें आपको चाय बनाने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। स्नेहा भी अभी वहीं खड़ी हुई थी। अर्जुन भी बहुत परेशान हो गया था। उसने जोर से चीखते हुए स्नेहा से कहा, आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं? जाइए जल्दी से दवाई के डब्बे में से बरनॉल लेकर आइए। देख नहीं रही हैं इनका हाथ कितनी बुरी तरीके से जला हुआ है? शोर शराबा सुनकर बाबूजी भी रसोई में आ गए और तारा को देखकर परेशान हो गए। अर्जुन बड़बड़ाते जा रहा था और तारा हैरानी से उसका चेहरा देख रही थी। आज ना जाने क्यों तारा को अर्जुन का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था, या ये कहें कि आज पहली बार तारा ने अर्जुन के साफ दिल को देखा था, क्योंकि अब तक वो विनय के प्यार में पागल थी। आज पहली बार उसे किसी का इस तरह से उसके लिए परेशान होना अच्छा लग रहा था। उसने अर्जुन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, बस थोड़ा सा जला है, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर उस पर बर्फ मलते हुए कहा, ये थोड़ा सा जला है, आपने अपना पूरा हाथ जला लिया है तारा। माँ एक काम करते हैं, हम तारा को हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर से दवाई दिलाते हैं। पता नहीं इनको कितनी तकलीफ हो रही होगी, और ये है कि कुछ बताएंगे भी नहीं। अर्जुन की चिंता देखकर कुंती जी मन ही मन खुश हो रही थी। तारा के लिए अर्जुन की चिंता देखकर कुंती जी मन ही मन खुश हो रही थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, हाँ बेटा आप ठीक कह रहे हैं, आप जल्दी से तारा को लेकर अस्पताल चले जाइए। और हाँ अर्जुन, गाड़ी से मत जाना, वो क्या है ना, हमें थोड़ी ही देर में मंदिर जाना है। हमने ड्राइवर से कहा है कि हमें मंदिर छोड़ाए, तो आप ना मोटरसाइकिल से चले जाइए। अर्जुन ने हैरानी से कुंती जी की तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन आप तो मंदिर हमेशा पैदल जाती हैं, आज गाड़ी से क्यों जा रही हैं? कुंती जी ने अर्जुन से कहा, अरे वो क्या है ना, हमें गंगा घाट जाना है और बाबूजी भी आज हमारे साथ जा रहे हैं। कुंती जी ने बाबूजी की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों है ना बाबूजी, आपको भी तो हमारे साथ गंगा घाट चलना है ना? कुंती जी की बात सुनकर पहले तो बाबूजी को कुछ समझ नहीं आया, फिर उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ सही तो कह रही है बहू, हमें भी तो गंगा घाट जाना है। हाँ ये ठीक रहेगा, तुम और तारा मोटरसाइकिल से ही जाना। और हाँ तारा, अर्जुन को अच्छे से पकड़ लेना, वरना कहीं तुम गिर ना जाओ, तुम्हें तकलीफ भी तो हो रही है। बाबूजी की बात सुनकर अर्जुन और तारा हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। वहीं कुंती जी को बड़ी तेज हंसी आ गई। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू मुंह पर लगाते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा अर्जुन, जरा तारा का ख्याल रखना, बेचारी दर्द में तड़प रही है। अच्छा चलिए आप लोग निकलिए, हम भी थोड़ी देर में मंदिर के लिए निकलते हैं। चलिए बाबूजी आप तैयार हो जाइए, हम भी जरा साड़ी पहनकर तैयार होते हैं, तारा के लिए भी प्रार्थना करके आएंगे कि बेचारी का हाथ जल्दी ठीक हो जाए। इधर स्नेहा भी दवाई का डब्बा ढूंढ रही थी कि तब तक बाबूजी और कुंती जी गाड़ी लेकर मंदिर निकल गए और अर्जुन तारा को लेकर अस्पताल चला गया।
दूसरी तरफ प्रियांश और सुहाना अब दोबारा मिलने लगे थे। सुहाना ये भी अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि प्रियांश के दिल में नैना के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर है, इसीलिए वो कोशिश करती थी कि नैना का कोई भी जिक्र बीच में ना आए। वैसे भी नैना भी कॉलेज में इतनी व्यस्त रहने लगी थी कि उसका किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं जाता था। उसकी जिंदगी में भी विदित के आ जाने से वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपनी जिंदगी से मतलब रखती थी, ताकि घर आने पर अपनी माँ और भाभी का काम में हाथ बटाना, और उसके अलावा वो मोहल्ले के 3-4 बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी ताकि घर के खर्च में कुछ मदद कर सके। इसलिए वो काफी व्यस्त रहती थी। सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। यशोधरा जी ये सोचकर चुप थी कि पैसे के बलबूते पर वो कुछ भी करवा सकती है। राधिका जी ये बात सुनकर चुप थी कि उनके पास यशोधरा जी की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि उन्हें इन पैसों की सख्त जरूरत थी। नैना इसलिए चुप थी क्योंकि उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करना था। उसके बाद ही वो किसी से अपने और विदित के बारे में बात करना चाहती थी। प्रियांश इसलिए चुप था क्योंकि उसे अपने और सुहाना के रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू करना था। तारा इसलिए चुप थी कि अब उसकी जिंदगी से विनय नाम का अदृश्य व्यक्ति निकल चुका था और उसके आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे करके 6 महीने और बीत गए। नैना खुश थी, उसका पहला सेमेस्टर हो चुका था और उसने बहुत अच्छे नंबरों से अपना पहला सेमेस्टर पास किया था। अब तो कॉलेज में हर कोई नैना के परफॉर्मेंस में खुश था। सारे प्रोफेसर्स नैना को अच्छी तरह से जानने लगे थे। वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। सारे प्रोफेसर्स को इतना तो पता चल चुका था कि नैना बहुत ही मेहनती लड़की है और एक ना एक दिन ये कुछ बहुत अच्छा करके दिखाएगी। विदित भी नैना से कम नहीं था। उसने भी पहला सेमेस्टर बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था, जिससे विदित के घर वाले भी बहुत खुश थे। इसी खुशी में आज रिद्धि ने उन दोनों से पार्टी मांगी थी। अब इतनी पढ़ाई के बाद एक पार्टी तो बनती ही थी। यही सोचकर नैना ने आज अपनी माँ से कह दिया था कि आज वो थोड़ा लेट आएगी। आज वो अपने दोस्तों के साथ अपनी पहली सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहती थी। हालांकि उसने माँ से ये भी कहा था कि वो भाभी और बच्चों को लेकर भी कहीं बाहर जाएगी। अनीता खुश थी। उसने नैना से कहा, आप अपने दोस्तों के साथ चली जाओ, सारा दिन घर में बैठकर पढ़ाई करती रहती हो। अच्छा, ये थोड़ा मन बदल जाएगा। नैना अच्छी तरह से तैयार हुई। उसने सफेद रंग का चिकन का कुर्ता पहना और अपने बालों को खुला छोड़ दिया। आंखों में हल्का सा काजल और कानों में बड़े बड़े झुमके पहनकर नैना तैयार हो गई। उसने राधिका जी से कहा, माँ आज शायद थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी, लेकिन आप भैया से कह देना वो परेशान ना हो, मैं कैब लेकर वापस आऊंगी। मेरे 2 दोस्त भी मेरे साथ है ना, उनमें से एक का नाम विदित है और दूसरी का नाम रिद्धि है। उसे तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मेरा फोन ना मिले तो उन दोनों के फोन नंबर भी मैंने आपके फोन में सेव कर दिए हैं। आप किसी को फोन करके पूछ लेना, पर परेशान मत होना, मैं घर टाइम से आ जाऊंगी। नैना की समझदारी देखकर राधिका जी ने उससे कहा, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ भी गलत नहीं करोगी। पर एक बात याद रखना बेटा कि पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें शादी भी करनी है, क्योंकि वो भी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है। अब जबकि तुमने अपना पहला सेमेस्टर पास कर लिया है तो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। तुम्हारे आगे की जिंदगी के बारे में भी प्लानिंग करनी है। एक बार तुम घूम कर आ जाओ, फिर बात करूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर नैना ने कहा, माँ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, कोई बात नहीं, हम आकर बात करते हैं। फिर नैना घर से बाहर निकल गई। रिद्धि अपनी गाड़ी में नैना का इंतजार कर रही थी। गली के बाहर रिद्धि ने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी। नैना गाड़ी में जाकर बैठ गई। नैना घर से बाहर निकल गई थी। रिद्धि अपनी गाड़ी में नैना का इंतजार कर रही थी। गली के बाहर रिद्धि ने अपनी गाड़ी पार्क की थी। नैना गाड़ी में जाकर बैठ गई। नैना ने रिद्धि से पूछा, विदित नहीं आया? रिद्धि ने कहा, वो कैब लेकर सीधे वहीं पहुंचेगा। उसने तुम्हें पिक करने के लिए कहा था, इसलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। वैसे क्या बात है, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। नैना ने अपने चेहरे पर आए हुए बालों को हटाते हुए पूछा, अच्छा तो इसका मतलब रोज अच्छी नहीं लगती हूँ? रिद्धि ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं भाई, रोज तो ना तुम्हें अपने बालों का होश होता है ना ही कपड़ों का। पता नहीं कुछ भी उठाकर पहनकर आ जाती हो। ऐसा लगता है जैसे पोटली में से निकाल कर पहने हो। बालों को भी इकट्ठा करके बिना कंघी के एक जूड़ा बना लेती हो। और रही सही कसर, तुम्हारा नजर का चश्मा तुम्हारे हुस्न को 4 चांद लगा देता है। बस सारा ध्यान तुम्हारा पढ़ाई पर रहता है। नैना ने अपने चेहरे को शीशे में देखते हुए कहा, क्या करूँ, कपड़े भी तो मुझे ही प्रेस करने होते हैं। अगर कपड़े प्रेस करने बैठिए तो इतना समय बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए बस कपड़ों को फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे रख लेती हूँ। अपने आप ही प्रेस हो जाते हैं। पढ़ाई कर लूंगी तो वो काम आएगी। तुम देखना, एक बार मुझे डॉक्टर बन जाने दो, फिर मेरे कपड़े, मेरा चेहरा, मेरा हेयर स्टाइल सब देखना। ऐसा कहकर नैना जोर जबरदस्ती से हंसने लगी। रिद्धि भी हंस रही थी और मन ही मन सोच रही थी, तुम बेतरतीबी से आती हो तो भी खूबसूरत लगती हो, तभी तो विदित तुम्हें इतना चाहता है और मैं सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं। रिद्धि को सोच में पड़ा हुआ देख नैना ने उससे कहा, किस सोच में पड़ गई? गाड़ी नहीं चलानी है या यही गाड़ी में पार्टी करनी है? रिद्धि हंसने लगी और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। नैना और रिद्धि रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे और वहीं विदित उन दोनों का इंतजार कर रहा था। जैसे ही नैना आगे बढ़ी, विदित अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। वो फूलों का गुलदस्ता लेकर नैना की तरफ आगे बढ़ा। नैना मुस्कुराते हुए विदित के पास जा रही थी। विदित ने नैना को देखा और फिर फूलों का गुलदस्ता उसको देते हुए कहा, कांग्रेचुलेशन मिस नैना, आज आपने बाजी मार ली। इतना कहकर विदित ने नैना को गले लगा लिया। नैना तुरंत ही विदित से अलग हो गई। उसने विदित से कहा, आपको भी बहुत बात बताई, आपने भी बाजी मार ही ली है। अब चलो बताओ क्या खाना है, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, माँ ने घर जल्दी आने के लिए कहा था। विदित, नैना और रिद्धि एक टेबल के पास जाकर बैठ गए और फिर खाना ऑर्डर करने लगे। लेकिन उनसे थोड़ी ही दूर कोई बैठा था जो उन तीनों को देख रहा था और वो था प्रियांश। नैना और विदित को इस तरह से एक दूसरे के साथ हंसकर बातें करते हुए देखकर प्रियांश को ना जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। वो सुहाना के साथ बैठा हुआ था। सुहाना की नजर अभी तक प्रियांश पर नहीं गई थी। वो प्रियांश से कुछ कह रही थी और प्रियांश लगातार नैना को देख रहा था। सुहाना ने प्रियांश का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ प्रियांश, किस सोच में हो? बताओ ना क्या ऑर्डर करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम ही ऑर्डर कर दो। लेकिन प्रियांश अभी भी नैना को देख रहा था। सुहाना ने भी उस तरफ देखा जहां प्रियांश देख रहा था। वो ये देखकर हैरान रह गई कि सामने नैना बैठी हुई है और वो किसी लड़के से बात कर रही है। उस लड़के ने नैना के हाथ पर हाथ रखा हुआ था। ये देखकर सुहाना ने मुस्कुराते हुए प्रियांश से कहा, अरे ये तो वही नैना है ना, आज तो बड़ी अलग सी लग रही है। वैसे तो बड़ी छुई मुई बनी रहती है, ये देखो लगता है इसका भी बॉयफ्रेंड बन गया। वैसे आजकल के लड़कियों को हवा लगते देर नहीं लगती, बस कहने के लिए होता है कि साधारण घर से है। देखो ऐसे देखकर कहीं से भी लगता है कि ये किसी साधारण से घर की लड़की है, कैसे सज धज कर आई है और उस लड़के से कैसे हंसकर बात कर रही है। और वो लड़का भी काफी हैंडसम लग रहा है। क्या तुम इस लड़के को जानते हो? प्रियांश ने सुहाना की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है, शायद उसका कॉलेज का फ्रेंड होगा। सुहाना ने प्रियांश से कहा, तुम्हें कॉलेज का फ्रेंड लग रहा है? मुझे तो उसका बॉयफ्रेंड लग रहा है। देख नहीं रहे वो दोनों कैसे बातें कर रहे हैं? चलो ना प्रियांश, उससे मिलकर आते हैं, मजा आएगा, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होगा। प्रियांश ने सुहाना की तरफ देखते हुए कहा, मैं क्यों जाऊंगा उसके पास, मुझे उससे क्या मतलब, वो अपनी लाइफ में खुश है और उसे खुश होना भी चाहिए। छोड़ो हम कहीं और चलते हैं, अब यहाँ बैठना ठीक नहीं है।
प्रियांश का मूड देखकर सुहाना को अच्छा नहीं लगा। उसने प्रियांश से कहा, आपका मूड क्यों खराब हो गया प्रियांश? अभी तो तुम अच्छे मूड में थे, अब अचानक तुम्हें क्या हो गया? हम उस नैना की वजह से यहाँ से क्यों जाएंगे? ये तो तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट है, हम यही बैठेंगे। फिर सुहाना ने वेटर को बुलाया और कुछ ऑर्डर कर दिया। प्रियांश मजबूरी में वहाँ बैठा हुआ था, लेकिन उसका खाने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो बार बार नैना और विदित की ओर देख रहा था। दूसरी तरफ चौबेपुर में स्नेहा लगातार कोशिश करती थी कि वो अर्जुन और तारा को एक दूसरे के साथ समय ना बिताने दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि दादाजी और कुंती जी ऐसा नहीं चाहते थे। दादाजी और कुंती जी हमेशा कोशिश करते थे कि बहाने बहाने से वो उन दोनों को साथ में समय बिताने दे। दादाजी और कुंती जी की कोशिश का नतीजा ये हुआ कि तारा के दिल में अर्जुन के लिए अब कुछ एहसास जगने लगे थे। शायद ये इस वजह से भी था कि विनय उसकी जिंदगी से जा चुका था, और वो भी बहुत बुरी तरह से। तारा को अब सहारे की जरूरत थी। वो सहारा अर्जुन बन चुका था, लेकिन अर्जुन के दिल में क्या था ये कोई नहीं जानता था। चौबेपुर में स्नेहा लगातार कोशिश करती थी कि अर्जुन और तारा को एक दूसरे के साथ समय ना बिताने दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था क्योंकि दादाजी और कुंती जी ऐसा नहीं चाहते थे। दादाजी और कुंती जी की कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि तारा के दिल में अर्जुन के लिए अब कुछ एहसास जगने लगे थे। हालांकि अर्जुन के दिल में क्या था ये कोई नहीं जानता था। आज अचानक लाइट चली गई। कुंती जी ने अर्जुन से कहा, आप छत पर चले जाइए, वहीं बैठकर खाना खा लेना, हम अभी आपका खाना भेजते हैं। अर्जुन ने कुंती जी से कहा, कोई बात नहीं, आप कहाँ परेशान होंगी, हम यहीं खा लेते हैं। कुंती जी ने बाबूजी की तरफ देखा। दादाजी ने गुस्से से अर्जुन से कहा, देख नहीं रहे आप यहाँ इतनी गर्मी हो रही है, जाइए आराम से छत पर बैठकर खाना खाइए। अर्जुन ने हैरानी से दादाजी की तरफ देखा और फिर कहा, अरे पर अब छत पर खाना लेकर कौन जाएगा? आप भी ना दादाजी, रहने दीजिए, हम यहीं खा लेंगे। कुंती जी ने अर्जुन से कहा, हम भेज रहे हैं ना आपका खाना, आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जाइए छत पर और खुली हवा में खाना खाइए। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो छत पर चला गया। कुंती जी ने खाना बनाते हुए तारा से कहा, लाओ बेटा, आप थाली हमें दे दीजिए, बाबूजी की थाली हम उन्हें दे देंगे, आप डब्बे में खाना निकाल लीजिए और ऊपर अर्जुन को दे आइए। या एक काम करिए, आप भी वहीं अर्जुन के साथ खाना खा लीजिए, यहाँ खाना बनाते हुए आपको भी गर्मी लग रही होगी, यहाँ कहाँ गर्मी में बैठकर खाएंगी। कुंती जी की बात सुनकर तारा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और फिर शायद मनी मन वो भी यही चाहती थी, अर्जुन का साथ। उनकी बात सुनकर वो खुश हो गई। उसने कुंती जी से कहा, ठीक है, मैं ले जाती हूँ अर्जुन के लिए भी और अपने लिए भी, आप कहीं तो आपके लिए भी ले चलती हूँ, आप भी हमारे साथ कहीं छत पर खा लीजिएगा। कुंती जी ने तारा से कहा, अरे नहीं, हमारे तो घुटने दुखते हैं, हम छत पर नहीं जाएंगे, हम यहीं बाबूजी के साथ बैठकर खा लेंगे। अब आप जल्दी जाइए, वरना अभी वो स्नेहा की बच्ची आ जाएगी और फिर अपनी फालतू की बातें शुरू कर देगी। अभी वो पढ़ रही है तो उसका ध्यान इस तरफ नहीं है, हमने उसका खाना उसके कमरे में ही भेज दिया है, खा लेगी वहीं पर बैठकर। इतना कहकर कुंती जी ने जल्दी से तारा और अर्जुन का खाना निकाल दिया। तारा अर्जुन का खाना लेकर छत पर चली गई। उसने थाली में खाना निकाला और लाइट जलाकर चटाई बिछाकर वहीं बैठ गई। अर्जुन खाना खा रहा था और तारा उसे देख रही थी। अचानक अर्जुन की नजर तारा के ऊपर पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए तारा से पूछा, आप हमें ऐसे क्या देख रही हैं, क्या हुआ? तारा ने अर्जुन से पूछा, नहीं बस ऐसे ही। अच्छा अर्जुन, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है? मेरा कहने का मतलब है तुम किसी को पसंद नहीं करते? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, पसंद है? कोई पसंद नहीं है तारा, हम आपको क्या बताएं, अभी तक हमारी जिंदगी में कोई भी लड़की नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हम किसी को पसंद नहीं करते। अब तो उन्हें देखे समय हो गया। एक इत्तेफाक था वो दिन जब हमने उन्हें पहली बार देखा था, और आपको पता है जैसे फिल्मों में होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से हम मिले थे। हमने उन्हें गुंडों से बचाया था, लेकिन हम खुद उनकी आंखों से नहीं बच पाए। पता नहीं क्या था उनकी आंखों में, बहुत खूबसूरत थी वो, और समझदार भी और मासूम भी, और उनकी मासूमियत हमारे दिल पर अब तक छाई हुई है। पता नहीं अब वो कहाँ है। हम उनसे मिले तो नहीं, लेकिन उन्हें भूल भी नहीं पाए। तब वो छोटी थी, इसलिए ये सब बातें कहना ठीक नहीं था, लेकिन अब तो काफी समय हो गया। अब सोचते हैं कि इस बार जब भी उनसे मिलेंगे तो उनसे भी उनकी दिल की बात पूछेंगे। बहुत अच्छी लड़की थी वो। अर्जुन के मुझसे ये सुनकर तारा का दिल डूबने लगा था। उसने अर्जुन से पूछा, क्या नाम था उसका, कौन थी वो खुशनसीब? अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा, बहुत खूबसूरत नाम है उनका, नैना। सचमुच उनके नैना बहुत खूबसूरत है और हम उनके नैनों में डूब ही गए थे। पता नहीं अब वो कहाँ है। हमारी आखिरी मुलाकात उस बारिश वाले दिन हुई थी। बहुत ही अजीब है वो लड़की, चुलबुली, मासूम और जिंदगी से भरी हुई, हमेशा हंसती रहती है। उस दिन उन्होंने हमसे कहा था कि उनकी बहन की शादी है और वो हमें अपने घर बुलाना चाहती थी। काश हम उनकी बहन की शादी में चले गए होते तो शायद वो हमारे कॉन्टैक्ट में होती, लेकिन हमें उससे उनके ज़्यादा करीब जाना ठीक नहीं लगा था। तब वो स्कूल में ही तो थी, बस इसलिए हमने उनसे ये कहकर मना कर दिया। हमने उनसे कहा था कि वो हमें फ़ोन पर शादी की डेट बता दें, हम पहुँच जाएंगे। पर ना जाने क्या हुआ, ना हम उन्हें अपना नंबर दे पाए और ना ही उन्होंने हमें फ़ोन किया। हम भी कितने बुद्धू हैं, वो हमें फ़ोन कैसे करती? हमारा नंबर तो उनके पास था ही नहीं। जो भी है, हमें ऐसा लगता है कि किस्मत ने हमें तब मिलवाया था, तो अब भी किस्मत ही हमें दोबारा मिलवाएगी। हालांकि हम उनके घर की गलियां तो नहीं जानते, लेकिन उनका घर उन गलियों के भी काफ़ी अंदर था, और ऐसे किसी की गली में जाकर उनका नाम लेकर ढूंढना अच्छा नहीं लगता है ना। वो अच्छे परिवार की लड़की है, अगर हम इस तरह से उनकी गली में जाकर उन्हें ढूंढेंगे तो न जाने मोहल्ले वाले उनके बारे में क्या सोचेंगे, और हम नहीं चाहते कि उस जैसी मासूम लड़की हमारी वजह से बदनाम हो जाए। वैसे एक जगह है जहाँ से हम उनका पता लगा सकते हैं, लेकिन उस जगह पर हम जाना नहीं चाहते हैं। जैसे जैसे अर्जुन नैना के बारे में बात कर रहा था, वैसे वैसे तारा की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। उसकी हाथ करने वाला हाथ में ही रह गया था। उसने अर्जुन से पूछा, कौन सी जगह? अर्जुन ने तारा से कहा, आप नहीं जानती हैं, हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो लोग, बनारस के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट श्री वीर सिंह। वीर सिंह का नाम सुनकर तारा के हाथ करने वाला उसके हाथ से छूट गया। वो अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि अर्जुन के दिल में क्या है। अर्जुन किस नैना की बात कर रहा है? उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। वीर सिंह का नाम सुनकर तारा के हाथ करने वाला उसके हाथ से छूट गया। वो अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि अर्जुन के दिल में क्या है। अर्जुन किस नैना की बात कर रहा है? उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। अर्जुन ने खाना खाते हुए तारा की तरफ देखा और उसने पूछा, क्या हुआ तारा, आपकी आंख दोबारा भर आई? तारा ने अपने भाव को छुपाते हुए कहा, नहीं, वो खाने में थोड़ी मिर्च ज्यादा थी, इसलिए, और कुछ भी नहीं। तारा की बात सुनकर अर्जुन ने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और उसके होंठों से लगाते हुए कहा, जल्दी से पी लीजिए, मिर्च नहीं लगेगी। हम तो यही करते हैं, जब भी हमें मिर्ची लगती है पानी पी लेते हैं। माँ भी ना बीच बीच में हरी मिर्च काट के डाल देती है और वही हमें भी लग जाती है। बाप रे, आपकी तो आंखों से आंसू आ गए, लगता है आज खाने में कुछ ज्यादा मिर्ची है। तारा मनी मन सोच रही थी कि अगर तुम नैना को चाहते हो तो मेरे करीब क्यों, मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? क्यों तुमने मुझे ये एहसास दिलाया कि तुम मेरे बारे में भी सोचते हो? क्यों तुमने मुझे ये एहसास दिलाया कि तुम मेरे लिए बने हो? और नैना, हमेशा नैना ही क्यों मुझसे जीत जाती है? क्यों हर चीज में वो आगे है? क्यों हर कोई उसका दीवाना है?
इतना सोचकर तारा की आंखों से आंसू बहने लगे। तारा की आंखों में आंसू देखकर अर्जुन हैरान था। उसने पानी का गिलास नीचे रख दिया और तारा से पूछा, आप रो रही हैं तारा? आपको खाने में मिर्ची नहीं लगी है? आप सच सच बताइए आपको क्या हुआ है? तारा ने रोते हुए कहा, कुछ नहीं अर्जुन, आज एक बार फिर बनारस का नाम सुनकर मुझे अपने घर वालों की याद आ गई, और कुछ भी नहीं। तुम चिंता मत करो, तुम खाना खाओ, मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मैं नीचे जा रही हूँ। तारा का मूड देखकर अर्जुन परेशान हो गया। उसने तारा से कहा, प्लीज तारा ऐसा मत करिए, आप ऐसे चली जाएंगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमें ऐसा लगेगा कि हम आपका ख्याल ही नहीं रख पा रहे हैं और इसीलिए आप सबको याद करती रहती हैं। आप अगर चाहती हैं तो हम आपके घर वालों से बात करते हैं, आपको आपके घर ले चलते हैं। बताइए तारा। तारा ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं अर्जुन, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको नहीं पता मेरे घर वाले मुझसे नफरत करते हैं। बेकार में आप भी उनकी नफरत का शिकार हो जाएंगे। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था कि मैं आपके घर में एक अजनबी बनकर रहूं, बिना किसी रिश्ते के। तारा के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अर्जुन हैरान हो गया। उसने भवे से करते हुए पूछा, आज आपने ऐसी बात क्यों कही है तारा? ये रिश्ते का क्या मतलब है? क्या हर कोई किसी रिश्ते से ही किसी के साथ जुड़ा होता है? क्या दिल का रिश्ता कुछ नहीं होता है? तारा ने अर्जुन की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, कौन सा दिल का रिश्ता अर्जुन? आप किस दिल के रिश्ते की बात कर रहे हैं? आप ही बताइए, मेरे और आपके बीच में कौन सा रिश्ता है? तारा की बात सुनकर अर्जुन हैरानी से उसकी आंखों में देख रहा था। उसके पास तारा की बात का कोई जवाब नहीं था। वो चुप हो गया और दूसरे ही पल उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली। तारा ने एक बार फिर अर्जुन से पूछा, बताओ अर्जुन, क्या रिश्ता है हमारा? अर्जुन का दिल तारा के इस प्रश्न पर धड़क रहा था। उसे खुद ही नहीं पता था कि उसका और तारा का रिश्ता क्या है। बार बार तारा के पूछने पर अर्जुन ने खाना छोड़ दिया और उठकर खड़ा हो गया। उसने तारा से कहा, पता नहीं तारा, हमारे बीच में क्या रिश्ता है, लेकिन हमें इतना पता है कि आप हमें बहुत पसंद है। कैसे पसंद है ये नहीं बता पाएंगे, पर इतना जानते हैं कि आपकी हर चीजें हमें पसंद है। आपका हमारी माँ से इतना प्यार करना हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे दादाजी की इतनी चिंता करना हमें बहुत अच्छा लगता है। आप जिस तरह से हमारे परिवार का ख्याल रखती हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। आप जिस तरह से हमारा ख्याल रखती हैं हमें वो भी बहुत अच्छा लगता है। और सच कहें, अगर आप यहाँ से चली जाए तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब आपकी आदत सी पड़ गई है। हम नहीं जानते कि हमारे रिश्ते का क्या नाम है। अगर आप जानती हैं तो आप ही हमारे रिश्ते को नाम दे दीजिए। अगर नाम देना इतना ही जरूरी है तो हमें इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। दे दीजिए आप हमारे रिश्ते को कोई नाम। लेकिन अपने दिल की बात हमने आपको बता दी है कि हमारे दिल में कौन है, और आपके दिल की बात भी हम जानते हैं कि आपके दिल में विनय जी राज करते हैं। इसलिए हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम दोनों ही अपने रिश्ते को वो नाम नहीं दे सकते। अब उसके अलावा आपको जो अच्छा लगे वो कह लीजिए, लेकिन यहाँ से जाने की बात मत करिए। आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगी। इतना कहते हुए अर्जुन की आंख भी न जाने क्यों भर आई। तारा हैरान थी। वो अर्जुन की आंखों में देख रही थी और उसे अर्जुन की आंखों में अपना प्रतिबिंब दिख रहा था। वो मनी मन सोच रही थी, तुम्हारी आंखों में मैं हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में नैना रहती है। अब मैं इस रिश्ते को क्या नाम दूं अर्जुन? प्रियांश एक टक विदित को देखे जा रहा था। फिर जैसे जैसे उसने खाना खत्म किया और सुहाना का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। सुहाना ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है प्रियांश? ऐसे इस तरह से अचानक क्यों खड़े हो गए? प्रियांश ने सुहाना की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे घर जाना है। बेकार में माँ को शक हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि घर जल्दी आ जाना। मैं उन्हें बेकार का सिरदर्द नहीं दे सकता हूँ। वैसे भी 1-2 दिन में मेरी दीदी घर आ रही है और मेरी दीदी मेरी माँ से भी बढ़कर है। प्रियांशी दीदी का नेचर माँ से भी ज्यादा कड़क है। अब हमें अपने मिलने जुलने पर थोड़ी पाबंदी लगानी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि प्रियांशी दीदी को भी मेरे और तुम्हारे बारे में पता चले। सुहाना को प्रियांश का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था। उसने तिरछी निगाहों से गुस्से से प्रियांश की तरफ देखा और फिर उसके साथ आगे बढ़ गई। तब तक नैना, विदित और रिद्धि का खाना भी समाप्त हो चुका था। रिद्धि ने विदित से कहा, तुम मेरे साथ ही चलो, नैना को छोड़कर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। विदित ने हमें सर हिलाया और तीनों भी गाड़ी की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो लोग गाड़ी की तरफ पहुंचे, नैना का सामना प्रियांश से हो गया। नैना, विदित और रिद्धि का खाना भी समाप्त हो चुका था। रिद्धि ने विदित से कहा, तुम मेरे साथ ही चलो, नैना को छोड़कर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। विदित ने हाँ कर दिया और वो तीनों भी गाड़ी की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो लोग गाड़ी की तरफ पहुंचे, नैना का सामना प्रियांश से हो गया। प्रियांश को देखकर नैना ने गुस्से से उसे घूरा। प्रियांश ने भी बहुत ही गुस्से से उसे घूरा और फिर अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और उसमें जाकर बैठ गया। नैना ध्यान से सुहाना को देख रही थी। सुहाना जानबूझकर प्रियांश के पास आई और उसके गले में हाथ डालकर उससे कहने लगी, प्लीज प्रियांश, अभी मेरा मन नहीं भरा है तुमसे, चलो ना क्लब चलते हैं, थोड़ी देर और वहाँ पर एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत मजा आएगा, फिर तुम घर चले जाना। पहले तो प्रियांश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर जब उसने सामने देखा कि नैना उन दोनों को ही देख रही है तो उसने भी जानबूझकर सुहाना को गले लगा लिया। उसने उसकी गाल पर किस करते हुए कहा, बिल्कुल जैसा आपको हुक्म, बताओ कहाँ चलना, कौन सी क्लब चले, वही तुम्हारा फेवरेट? सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वही वाला, चलो चलते हैं। ये सब करते हुए प्रियांश की एक नजर नैना पर थी और नैना गुस्से से उन दोनों को घूर के देख रही थी। वो जानबूझकर विदित के पास आई और उसने भी विदित का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो ना विदित, हम भी कहीं घूमने चलते हैं, अभी घर जाने का मन नहीं है। विदित ने हैरानी से नैना की तरफ देखा और फिर पूछा, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें घर जाना है। नैना ने हड़बड़ाते हुए विदित से कहा, मैंने माँ से बात कर लिया, चलो मूवी देख कर आते हैं, कम से कम एक साथ समय तो बिता पाएंगे। रिद्धि हैरानी से नैना को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो इसको घर जाने की इतनी जल्दी पड़ी हुई थी, अब अचानक गाड़ी के पास आते ही इसका मन क्यों बदल गया। रिद्धि ने नैना से कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, अभी तो तुम्हें घर जाना था और अब कह रही हो कि मूवी देखने जाना है, कल कॉलेज नहीं जाना है क्या? नैना ने रिद्धि से कहा, एक काम करो, तुम घर चली जाओ रिद्धि, मैं और विदित मूवी देखकर घर आएंगे। वैसे भी तुम्हें घर जल्दी जाना था ना, आपका कोई प्रोग्राम है ना आपके मॉम डैड के साथ? रिद्धि को नैना का ये बिहेवियर बहुत अजीब लगा। उसने थोड़ा चिढ़ते हुए विदित से कहा, अगर तुम दोनों का मूवी जाने का प्रोग्राम पहले से ही था तो मुझे क्यों नहीं पता, मैं भी मॉम डैड से कह देती। एनीवेज, शायद तुम दोनों को अकेले समय बिताना था, ठीक है, नेवर माइंड, तुम दोनों जाओ, मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर रिद्धि गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी आगे बढ़ा दी। प्रियांश गुस्से से अभी भी नैना को देख रहा था। सुहाना ने प्रियांश से कहा, क्या देख रहे हो प्रियांश, चलो ना, देर हो रही है हमें। प्रियांश ने मुस्कुराते हुए सुहाना से कहा, सॉरी चलो चलते हैं, वैसे भी यहाँ पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कैसा रेस्टोरेंट हो गया ये, कैसे कैसे लोग आने लगे हैं यहाँ पर। पहले यहाँ पर बहुत ढंग का क्राउड आता था, लेकिन अब दिन ब दिन इनका स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है, कैसे भी लोगों को अंदर आ जाने देते हैं। खैर छोड़ो, हमें क्या, हम आगे से इस रेस्टोरेंट में नहीं आएंगे। ऐसा कहकर प्रियांश ने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। विदित हैरानी से अभी भी नैना को देख रहा था। उसने नैना से कहा, वहाँ क्या देख रही हो तुम उस कपल को, कितना प्यारा कपल है ना, गाड़ी में बैठकर ये एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं और कितने प्यार से बातें कर रहे हैं। नैना, तुम्हें पता है, जब हम डॉक्टर बन जाएंगे मैं सबसे पहले एक बड़ी सी गाड़ी खरीदूंगा और उसमें बैठकर हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, मेरा ये सपना है।
नैना ने विदित की तरफ देखा और उससे कहा, चलो फिलहाल घर जाना है, तुम्हारा सपना पूरा होने में अभी बहुत समय है। विदित ने हैरानी से नैना से पूछा, लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि यहाँ मूवी चल रहा है, अगर घर ही नहीं जाना था तो रिद्धि को क्यों जाने दिया? नैना ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही सोच रही थी कि तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिता लूं, चलो ऑटो बुलाकर घर चलते हैं। विदित ने नैना से कहा, तुम भी ना नैना, बेचारी रिद्धि बुरा मान गई होगी, अब कल मुझे उसे मनाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, उसे फोन करता हूँ, अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, उसे कहता हूँ कि गाड़ी रोक ले और हमें पिक कर ले, क्योंकि अब इतनी रात में हमें कोई ऑटो नहीं मिलेगा। नैना ने हाँ में सर हिलाया। विदित हैरानी से नैना को देख रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नैना के दिमाग में चल क्या रहा है। उसने तुरंत रिद्धि को फोन लगाया। रिद्धि अभी ज्यादा दूर नहीं निकली थी। उसने विदित का फोन उठाया। विदित ने रिद्धि से वापस आने के लिए कहा। पहले तो रिद्धि को गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने यू टर्न लिया और वापस रेस्टोरेंट के पास आ गई। तब तक नैना और विदित थोड़ा आगे आ गए थे। रिद्धि ने गाड़ी का शीशा खोलते हुए उन दोनों से पूछा, क्या हुआ लव्स, मूड चेंज हो गया? नैना ने अपना कान पकड़ते हुए कहा, माफ कर दो मुझे, बस ऐसे ही सोच रही थी कि मूवी देख लूं, लेकिन फिर याद आया कि कल क्लास है, बेकार में देर हो जाएगी। मूवी हम किसी और दिन चलेंगे, हम तीनों साथ में, ठीक है ना? रिद्धि ने गाड़ी का दरवाजा अनलॉक किया। नैना और विदित गाड़ी में आकर बैठ गए। रिद्धि नैना के घर पहुंच चुकी थी और नैना गाड़ी से उतर गई। उसने उन दोनों को बाय कहा और घर के अंदर जाने लगी। नैना अभी भी यही सोच रही थी कि प्रांश कितना दिखावा करता है, जाते जाते भी मेरी बेइज्जती करके गया है। और ये सुहाना, ये समझती क्या है अपने आप को? होगी किसी अमीर घराने की लड़की, मैं भी उससे कोई कम नहीं हूँ। बहुत इतराती है वो अपने आप पर, इन दोनों को शर्म भी नहीं आती है। ये दोनों मस्ती उड़ा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और मेरे भाई की यहाँ पर ये हालत है। नफरत है मुझे तुमसे प्रांश, इतनी नफरत की तुम्हें बता भी नहीं सकती। नैना बड़बड़ाते हुए घर के अंदर जा रही थी। फिर अंदर पहुंचकर जैसे उसने दरवाजा खटखटाया, राधिका जी ने दरवाजा खोला। सामने नैना को देखकर वो परेशान थी। नैना बड़बड़ाते हुए घर के अंदर जा रही थी। फिर अंदर पहुंचकर जैसे उसने दरवाजा खटखटाया, राधिका जी ने दरवाजा खोला। सामने नैना को देखकर वो परेशान थी। उन्होंने उससे कहा, थोड़ी देर हो गई तुम्हें, अनिल कितनी बार तुम्हारे बारे में पूछ चुका है, तुम तो जानती ही हो कि उसे आपकी कितनी फिक्र रहती है। नैना का दिमाग पहले ही खराब था। उसने राधिका जी से कहा, मैं आपको बताकर तो गई थी, फिर भी आप ऐसे बोल रही हैं। राधिका जी ने नैना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा अच्छा, आप नाराज मत हो, चलो आपके लिए चाय बनाती हूँ, पियोगी ना? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, आपके हाथ की चाय की सख्त जरूरत है, सिर में दर्द हो रहा है, आज कुछ मनहूस लोगों से पाला पड़ गया था, पार्टी का सारा मजा गिरा हो गया। राधिका जी ने चाय गैस पर चढ़ाते हुए पूछा, तू पीना नैना, ऐसा कौन आ गया जिसे देखकर तुम्हारा मूड खराब हो गया? नैना ने राधिका जी से कहा, आप अच्छी तरह से जानती हैं उसे, मेरी जिंदगी का ग्रहण वही मनुष्य प्रियांश और कौन? नैना के मुझसे ये सुनकर राधिका जी ने हैरान होते हुए उससे कहा, क्या कह रही हो नैना, ऐसा नहीं कहते हैं, प्रियांश तुम्हारी जिंदगी का ग्रहण क्यों हो गया? इतना अच्छा तो लड़का है वो, क्या कमी है उसमें? नैना ने राधिका जी से कहा, आप चाय बनाइए माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, चाय कमरे में ही पीऊंगी, प्लीज वहीं ले आना। राधिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ। नैना कमरे में आ गई। उसने कपड़े बदल दिए और तब तक राधिका जी भी चाय लेकर आ गई। राधिका जी इसी मौके की तलाश में थी। उन्होंने नैना को चाय देते हुए कहा, अच्छा नैना, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। नैना ने चाय का घूंट पीते हुए कहा, बताओ क्या बात है? राधिका जी ने नैना से पूछा, बेटा असल में तुम्हें पता नहीं है, तुम जानती हो तुम्हारी पढ़ाई के पैसे किसने दिए हैं? नैना ने अनजान बनते हुए कहा, आपने तो मुझे ये बताया था कि भाभी की मालकिन ने पैसे दिए। राधिका जी ने नैना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे तुमसे झूठ कहना पड़ा, लेकिन असल में बात यह है कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा प्रियांश की माँ ने दिया है, यशोधरा जी ने। मैंने तुमसे ये झूठ इसलिए कहा कि शायद उस समय तुम ठाकुर विला वालों से चिढ़ती थी, और अगर मैं तुम्हें ये कहती कि मदद उन्होंने की है तो तुम ये मदद लेने से इनकार कर देती। तुम्हारा पूरा भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा था और इसलिए मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। नैना को आश्चर्य हो रहा था। उसने हैरानी से अपनी माँ से पूछा, लेकिन माँ आपने ये गलत किया, आपको मुझे बता देना चाहिए था, पर यशोधरा आंटी ने आपकी इतनी बड़ी मदद क्यों की है? जहाँ तक मैं जानती हूँ, प्रियांश तो छोटी छोटी रकम के लिए इतना हंगामा खड़ा कर देता है, इतनी बड़ी रकम देने के लिए उसने हाँ कैसे कर दी? राधिका जी ने नैना से कहा, ये सब तो मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि प्रियांश तुमसे शादी करना चाहता है। राधिका जी की बात सुनकर नैना गुस्से से उठकर खड़ी हो गई। उसने राधिका जी की तरफ देखते हुए पूछा, माँ आपको पता भी आप क्या कह रही हैं? ये क्या बकवास है, झूठ है ये सब। उस जैसा घमंडी और बदतमीज आदमी मुझसे शादी क्यों करना चाहेगा? राधिका जी ने नैना का हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और उसे कहा, मुझे ये सब नहीं पता, मुझे तो यशोधरा जी ने बताया कि वो तुम्हें पसंद करने लगा था। तुम्हें याद है जब तारा की शादी हो रही थी उस समय उसे ये एहसास हुआ था और उसने यशोधरा जी को ये बात बताई थी। तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो ना नैना, प्रियांश ने तुम्हारी मदद भी इसीलिए की है ताकि तुम उससे शादी के लिए हाँ कर दो। नैना ने हैरान होते हुए अपनी माँ से कहा, माँ आप ये क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब झूठ है, बकवास है ये सब। प्रियांश मुझसे प्यार नहीं करता है, वो किसी और लड़की से प्यार करता है। मैंने खुद आज अपनी आंखों से उसे उस लड़की के साथ देखा है, मैं आपकी बात का यकीन कैसे मानूं? राधिका जी ने नैना से कहा, यकीन तो तुम्हें मानना होगा नैना, क्योंकि तुम्हें यकीन दिलाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी रकम दी है। हमारे ऊपर उन लोगों ने इतना बड़ा एहसान किया है और तुम हो कि नखरे कर रही हो। तुम्हारे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े घराने से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। तुम अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि वो लोग खुद चलकर तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं, और तुम हो कि तुम्हारे दिमाग का मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है नैना। मैंने तुम्हें आज ये बात साफ साफ बता दी है, अब तुम जानो, तारा की तरह मुझे धोखा मत देना। मैं पहले से ही बहुत घायल बैठी हूँ, मेरा बेटा वो भी अब हमारे ऊपर ही आश्रित हो गया है। परिवार की स्थिति तुम अच्छी तरह से जानती हो, मैं तुमसे ना नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि प्रियांश में कोई कमी नहीं है, वो एक बहुत अच्छा लड़का है, उससे शादी करके आपकी जिंदगी संवर जाएगी। और फिर उसने खुद आगे से चलकर तुम्हारा रिश्ता मांगा है, तो मैं कैसे इस रिश्ते के लिए मना कर देती? इतनी सारी रकम कहाँ से लाकर उन्हें वापस करूंगी? तुम नहीं जानती हो नैना, हमारे लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी अगर तुमने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो। अपनी माँ की बात सुनकर नैना का दिल धक से बैठ गया था। वो हैरान थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने चाय का कप वहीं छोड़ दिया और अपनी माँ से कहा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थक गई हूँ, सोना है। राधिका जी ने नैना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सो जाओ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे लिए आपके परिवार से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। नैना चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर आकर फूट फूट कर रोने लगी। नैना का दिल डूबा जा रहा था।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। उसकी जिंदगी उसे डूबती हुई नजर आ रही थी। इधर रिद्धि ने नैना को उसके घर छोड़ दिया और विदित आगे आकर बैठ गया। रिद्धि ने गाड़ी विदित के घर की ओर मोड़ दी। रिद्धि को उदास देखकर विदित समझ गया था कि वो उससे नाराज है। उसने प्यार से रिद्धि से कहा, अब छोड़ो ना रिद्धि, नाराज क्यों हो रही हो? हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गए ना। तुम्हारे बगैर मैं वैसे भी कहाँ जाता हूँ, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। रिद्धि ने नाराज होते हुए कहा, यही तो मुसीबत है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ। तुमसे नाराज भी नहीं हो सकती विदित, तुमसे निराशा जरूर है। विदित ने हैरानी से रिद्धि से पूछा, क्या मतलब है, क्यों निराश हो रही थी? मैंने ऐसा क्या किया? रिद्धि ने विदित से कहा, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि जब से नैना हमारे बीच में आई है तुम पहले जैसे नहीं रहे? नैना जैसा कहती है तुम वैसा ही करते हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन क्या प्यार का मतलब ये होता है कि तुम अपने बचपन के दोस्त को बुला दो? मेरी भी भावनाएं हैं विदित, मेरे भी इमोशंस हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने प्यार में पड़कर मेरे इमोशंस को धोखा दे रहे हो? उसकी बात सुनकर विदित ने उससे कहा, गाड़ी आगे रोक दो। रिद्धि ने गाड़ी आगे रोक दी। विदित ने रिद्धि का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो रिद्धि? मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। मैं जानता हूँ मैं नैना को चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं कर सकता हूँ। विदित के इतना कहने पर रिद्धि की आंखों से आंसू निकलने लगे, जैसे कोई पेड़ आंधी से छुप गया हो और किसी के जरा सा छूने से वो गिर गया हो। रिद्धि बिल्कुल उसकी तरह से विदित से लिपट कर रोने लगी। विदित हैरान था, क्योंकि इससे पहले रिद्धि ने ऐसा कभी नहीं किया था। उसने रिद्धि को अपने से दूर करते हुए पूछा, क्या हुआ रिद्धि, आज तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो? विदित के इतना कहते रिद्धि दोबारा उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते रोते विदित से कहा, हाँ मैं हूँ परेशान, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ विदित। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कब प्यार करने लगी। मैं मेरी दोस्ती कब प्यार में बदल गई, लेकिन ये सच है विदित। उस दिन मैं अपने दिल की बात बताना चाहती थी, मैं बहुत खुश होकर आई थी, लेकिन तभी मैंने तुम्हें और नैना को एक साथ देखा। तुम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देख रहे थे। तुम दोनों को देखकर मैं हैरान हो गई। मेरा दिल टूट चुका था विदित, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को तुम्हारी वजह से संभाल लिया। मुझे ऐसा लगा कि अगर तुम किसी और से प्यार करते हो तो मुझे तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहिए, लेकिन अब और नहीं विदित, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकती हूँ विदित। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें ऐसे धोखा में भी नहीं रख सकती हूँ कि मैं तुम्हें ये दिखाऊं कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो। विदित, तुम दोस्त से भी बढ़कर हो। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। रिद्धि की बात सुनकर विदित हैरान था। उसने रिद्धि को अपने से दूर करते हुए कहा, तुम अभी परेशान हो इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। तुम घर चलो, वहां जाकर आराम से बात करते हैं, हम कल बात करेंगे। रिद्धि ने हैरानी से विदित की आंखों में देखते हुए पूछा, तो इसका मतलब तुम मेरे प्यार को ठुकरा रहे हो? उसने रिद्धि से कहा, रिद्धि तुम्हें क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो? अभी तुम बहुत परेशान हो, जब तुम्हारा मूड ठीक होगा तब बात करेंगे। कल कॉलेज के बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तब हम आराम से बात करेंगे। अभी फिलहाल हमें घर जाना होगा, चलो घर चलते हैं। और ऐसा कहकर विदित गाड़ी में बैठ गया और सामने की तरफ देखने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिद्धि थोड़ी देर विदित को देखती रही और फिर उसने गाड़ी बढ़ा दी। घर जाकर विदित रिद्धि की बातों को सोच रहा था और मन ही मन परेशान हो रहा था। हालांकि वो अच्छी तरह से जानता था कि रिद्धि के मन में कोई पाप नहीं है, उसके मन में जो था उसने उसे कह दिया। लेकिन विदित को समझ नहीं आ रहा था कि वो रिद्धि के लिए ऐसा क्या करे कि उसके मन को भी थोड़ी राहत मिले। विदित को रिद्धि के व्यवहार से कभी ऐसा नहीं लगा था कि रिद्धि उसे चाहती है, और ना ही विदित ने कभी उसे उस नजर से देखा था। विदित घर आया तो उसके पिता ने उसे आवाज देकर बुलाया। विदित अपने पिता के कमरे में गया। उसके पिता ने उससे पूछा, बेटा तुमने कुछ सोचा है? विदित ने परेशान होते हुए पूछा, पर क्या पापा? विदित के पिता ने उससे कहा, बेटा कल विदिता को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, वो बहुत परेशान है, उसे थोड़ा समझाना। मैं जानता हूँ कि एक अपाहिज लड़की से शादी करने के लिए हर कोई तैयार नहीं होता है, पर इतनी बार ना हो जाने की वजह से विदिता भी थोड़ी परेशान है। वो चिड़चिड़ी हो रही है, वो मना कर रही है कि वो लड़के वालों के सामने नहीं आएगी। तुम ही थोड़ा उसे समझाओ, वो तुम्हारी बात मानेगी। विदित ने अपने पिता को आश्वासन दिया और उसके बाद वो अपने कमरे में आ गया। वो खुद ही परेशान था तो विदिता को क्या समझाता, लेकिन विदिता उसकी बड़ी बहन थी और उसे समझाना उसका फर्ज था। ये सोचकर वो विदिता के कमरे में गया। विदिता कुछ पढ़ रही थी। विदित ने आवाज लगाते हुए कहा, आप कुछ पढ़ रही हैं क्या शायद? विदिता ने विदित से कहा, आ जाओ कमरे में, मुझे पता है तुम मुझे समझाने आए होंगे। पापा ने तुम्हें यहाँ भेजा होगा, लेकिन विदित मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मुझे पता है वो लोग कल मेरी बेइज्जती करके जाएंगे। विदित ने विदिता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं दीदी, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, क्या पता इस लड़के को आप पसंद आ जाए। विदिता ने एक फीकी मुस्कान देते हुए विदित से कहा, पसंद आ जाऊँ, वो भी एक हैंडीकैप लड़की? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए और पापा को भी मेरी शादी का ख्याल मन से निकाल लेना चाहिए। विदित ने विदिता को काफी समझाया। समझाने बुझाने के बाद विदिता इस बात के लिए राजी हो गई कि कल वो लड़के वालों के सामने जाएगी। अगले दिन लड़के वाले आए। विदिता देखने में खूबसूरत थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन बस उसके पैर की कमी देखकर लड़के वाले थोड़ा पीछे हट गए। उन्होंने विदिता के पिता से यही कहा कि वो घर जाकर अपना फैसला सुना देंगे। विदिता एक बार फिर दुखी हो गई। विदिता भी निराश हो गई। विदित भी निराश हो गया। उसका कॉलेज में मन ही नहीं लग रहा था। आज रिद्धि कॉलेज नहीं आई थी, शायद कल रात की वजह से ही ऐसा था। नैना भी आज कुछ बिजी थी। उसने आज विदित से ज्यादा बातें नहीं की। अपनी सारी क्लासेस लेने के बाद नैना विदित से ये कहकर घर वापस आ गई कि उसे कुछ जरूरी काम है। विदित का भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि विदिता बहुत दुखी थी। तब तक रिद्धि का फोन आ गया। विदित ने रिद्धि से कहा, आज मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगा, तुम ही मेरे घर आ जाओ, क्योंकि विदिता थोड़ी परेशान है। ऐसा कहकर विदित ने रिद्धि को रिश्ते वालों की सारी बात बता दी। रिद्धि विदिता को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और वो दोनों अपने दिल की बात भी एक दूसरे से करती थी। विदिता की परेशानी सुनकर रिद्धि भी तुरंत उसके घर पहुंच गई। विदित के घर पहुंचने से पहले ही रिद्धि उसके घर पर थी और विदिता से बात कर रही थी। विदित को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि विदिता बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, बल्कि वो रिद्धि के साथ बहुत हंस रही थी। विदित को थोड़ी राहत आई। थोड़ी देर रिद्धि और विदिता के पास बैठने के बाद विदित अपने कमरे में आ गया। रिद्धि विदित के पास आई। कॉलेज की बात करने के बाद रिद्धि अपने घर चली गई। उसने विदित से और कुछ नहीं पूछा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, सब कुछ शांत था। विदित को भी इस बात की राहत थी कि विदिता परेशान नहीं है, लेकिन उसे नैना की बेरुखी समझ नहीं आ रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर नैना को क्या हो गया। कुछ दिनों से वो बिल्कुल शांत रहती है, ना ही रिद्धि के साथ कुछ बात करती है, ना ही मुझसे। बस आकर अपनी क्लास लेकर वापस घर चली जाती है। इस बात से विदित बहुत परेशान था। आज विदित जैसे घर पहुंचा, घर में रिद्धि के माता पिता आए हुए थे और रिद्धि भी साथ थी। ये देखकर विदित हैरान रह गया। उसने रिद्धि की तरफ आंख उठाकर इशारे में पूछा तो रिद्धि ने नाम में सर हिला दिया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। खैर, खाने पीने का दौर चलता रहा और फिर रिद्धि और उसके पेरेंट्स अपने घर वापस चले गए। रिद्धि के घर वालों के जाने के बाद विदित ने अपने पापा से पूछा, पापा ये मिस्टर मल्होत्रा हमारे घर क्यों आए थे? मेरा मतलब है ऐसे अचानक, मुझे तो किसी ने कुछ बताया नहीं। विदित की बात सुनकर उसके पिता ने कहा, बेटा तुम्हें बताने की क्या जरूरत है, तुम तो सब कुछ जानते ही होंगे। वैसे आज दोपहर में ही अचानक उन लोगों का प्रोग्राम बन गया। उन्होंने हमें फोन किया कि उन्हें हमसे मिलना है और मैं मना नहीं कर पाया।
अपने पिता के मुंह से ये सुनकर विदित हैरान हो गया। न जाने क्यों उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने अपने पिता से पूछा, लेकिन वो आपसे क्यों मिलना चाहते थे? ऐसी क्या बात थी? विदित के पिता ने खुश होते हुए कहा, बात ही इतनी खुशी वाली है, तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हें पता है उस दिन रिद्धि आई थी विदिता के पास, काफी देर बैठी रही। कितनी अच्छी बच्ची है वो। विदिता की परेशानी सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अपने घर गई और उसने अपने पिता को ये सारी बातें बताई। तुम्हें पता है मिस्टर मल्होत्रा ने क्या कहा? अपने पिता की बात सुनकर विदित ने हैरानी से पूछा, क्या पापा? विदित के पिता ने कहा, उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, वो विदेश में है और उन्होंने कहा है कि हमारी विदिता के पैर का ऑपरेशन हो सकता है, वो ठीक हो सकती है, उसका पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उनके वो मित्र साल में एक बार भारत आते हैं, यहाँ के बड़े बड़े अस्पताल उन्हें अपने यहाँ बुलाते हैं। हाँ, उनकी फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन हमें लगता है कि हमारी विदिता के लिए हमें ये रिस्क लेना चाहिए। श्री मल्होत्रा ने जब मुझे ये बात बताई तो मैंने उन्हें घर पर आने के लिए कहा और वो लोग सहज तैयार हो गए। आज की शाम बहुत अच्छी रही, विदिता भी बहुत खुश है। उसके अंदर भी एक नई उम्मीद जगी है कि शायद वो दोबारा ठीक से चल पाए। विदित अंदर ही अंदर खुश तो था, लेकिन अचानक उसे एक डर लग रहा था। उसने अपने पिता से पूछा, लेकिन पापा, अभी आपने कहा कि खर्चा होगा, आप तो पहले ही मेरी पढ़ाई की वजह से कर्ज में हैं, फिर विदिता के ऑपरेशन के लिए खर्चा कहाँ से आएगा? विदित के पिता ने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिस्टर मल्होत्रा बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने कहा लगभग 20 लाख का खर्चा है और वो सारे पैसे, वो सारा खर्चा वो खुद उठाने के लिए तैयार है। अपने पिता के मुझसे ये सुनकर विदित हैरान हो गया। उसने अपने पिता से पूछा, और उसके बदले में? क्या वो ऐसे ही तैयार हो गए? बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए? विदित के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, बदले में उन्हें क्या चाहिए, बल्कि बदले में तो वो तुम्हें ही दे रहे हैं, तुम्हारी पसंद। अब विदित का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने धड़कते हुए दिल से अपने पिता से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं पापा? साफ साफ कहिए। विदित के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह भाई, आप तो छुपे रुस्तम निकले, सारी कहानियां कहकर अब हमसे मासूम बनने का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने विदित की मां को आवाज लगाते हुए कहा, अरे भाई, आप इधर आइए और अपने बेटे को ये खुशखबरी सुनाइए। वैसे तो इसे सब कुछ पता ही होगा, लेकिन अगर ये हमारे मुंह से ही सुनना चाहता है तो आप ही सुना दीजिए। विदित की मां मुस्कुराते हुए रसोई से बाहर आई। उनके हाथ में एक लड्डू था। उन्होंने वो लड्डू विदित के मुंह में डालते हुए कहा, मुंह मीठा करो, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? तुम भी विदित बड़े छुपे रुस्तम हो। हम तो सोचते थे कि तुम और रिद्धि बहुत अच्छे दोस्त हो, बचपन के दोस्त, लेकिन ये बचपन की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, ये तुमने बताया ही नहीं। अपनी मां के मुंह से ये सुनकर विदित हैरान हो गया। उसने अपनी आंखें निकालते हुए पूछा, आप ये क्या कह रही है मां? आपसे ये सब किसने कहा? विदित की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, और कौन कहेगा, रिद्धि ने हमें बताया है। उस दिन घर पर आई थी ना विदिता से मिलने, उसने तभी विदिता को सब कुछ बता दिया था और विदिता ने हम लोगों को। रिद्धि ने उस दिन विदिता को ये भी कहा था कि वो उसके ऑपरेशन की बात अपने पिता से कहेगी और उसने वैसा ही किया। अब बताओ, हम कितने भाग्यशाली हैं। साक्षात लक्ष्मी हमारे घर आ रही है, आने से पहले ही दो खुशखबरियां। पहले ये कि हमारी बेटी का ऑपरेशन हो जाएगा और दूसरी ये कि ऑपरेशन का सारा खर्चा वो लोग खुद उठा रहे हैं। कितने अच्छे लोग हैं सच में विदित। इस बात के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से संभव हुआ है। अगर तुम रिद्धि से प्यार नहीं करते तो शायद ये सब नहीं होता। अपनी मां के मुंह से ये सब सुनकर विदित हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने मुझसे लड्डू निकालते हुए एक तरफ रख दिया और अपनी मां से कहा, ये सब झूठ है, रिद्धि झूठ बोल रही है। मैं रिद्धि से प्यार नहीं करता हूँ और ना ही मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। विदित के मुंह से ये सुनकर उसके माता पिता हैरान रह गए। विदित की मां ने विदित का हाथ पकड़ते हुए पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किसी और से शादी करोगे और हमारी विदिता का क्या होगा? विदित ने गुस्से से अपनी मां से कहा, मां, उसका ऑपरेशन मैं कराऊंगा, मुझ पर भरोसा रखिए। एक बार मुझे डॉक्टर तो बन जाने दीजिए, मैं सारा खर्च करूंगा, अपनी बहन का इलाज कराऊंगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? हमें किसी का एहसान लेने की जरूरत नहीं है। हमें जो करना होगा हम अपने बलबूते पर करेंगे। विदित की बात सुनकर उसके पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, और तुम कैसे करोगे? बेकार की बातें मत करो। अभी तुम्हें डॉक्टर बनने में 5 साल है और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि तुम्हें एकदम से इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी कि तुम विदिता का ऑपरेशन एक बार में कर दोगे? और तुम्हारी बहन, उसके बारे में सोचा है? 30 की हो गई है, 5 साल बाद 35 की हो जाएगी। इतनी बड़ी लड़की से कौन शादी करेगा? तुम्हारा दिमाग खराब है विदित। ये प्यार व्यार ये कुछ नहीं होता है। असल जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है। और तुम भले ही रिद्धि से प्यार करो या ना करो, लेकिन वो तो तुमसे प्यार करती है ना। शादी एक ऐसा रिश्ता है, कोई एक भी अगर प्यार में हो तो दूसरा अपने आप ही उससे प्यार करने लगता है। अब तुम बेकार की बातें छोड़ो, हमें इतना अच्छा मौका मिला है, हमारी विदिता की जिंदगी सवर सकती है और आपकी जिंदगी भी सवर जाएगी। तुम और रिद्धि बचपन से दोस्त हो, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो। रिद्धि एक समझदार लड़की है, डॉक्टर बनने वाली है, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। क्या कमी है रिद्धि में? देखने में भी खूबसूरत है। तुम्हारे ना करने की वजह जान सकता हूँ? विदित की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता को देखते हुए कहा, आपको बताया तो मैंने कब कहा कि रिद्धि में कोई कमी है, लेकिन पापा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। विदित के दिल की बात सुनकर उसके पिता को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से से विदित को देखते हुए कहा, तो फिर ठीक है, जिसे भी तुम प्यार करते हो उसे कह देना कि हमें जल्द से जल्द 20 लाख रुपए दे दे। हम आपकी शादी उससे करने के लिए तैयार हैं। अपने पिता की ये बात सुनकर विदित हैरान रह गया। विदित के पिता ने गुस्से से विदित को देखते हुए कहा, जिससे भी तुम प्यार करते हो उससे कह देना कि हमें जल्द से जल्द 20 लाख रुपए दे दे। हम आपकी शादी उससे करने के लिए तैयार हैं। अपने पिता की ये बात सुनकर विदित हैरान रह गया। विदित ने गुस्से से अपने पिता से कहा, आप ये सब कैसी बातें कर रहे हैं पापा? क्या हो गया आपको? आप ऐसे तो कभी नहीं थे। आपको सिर्फ दीदी की परेशानी दिख रही है, मेरी नहीं। विदित की मां ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, आपकी क्या परेशानी है विदित? तुम्हें तो कोई परेशानी है ही नहीं। आज तक तुमने जो कहा तुम्हें वो मिला। अच्छी पढ़ाई दी हमने तुम्हें, तुम डॉक्टर बनना चाहते थे, हमने कर्जा लेकर तुम्हें डॉक्टरी कराने का फैसला किया। विदिता को क्या मिला? वो हमेशा बेचारी परेशान रही और अब जब उसकी खुशी के दिन आ रहे हैं तो तुम उसमें रोड़ा अटका रहे हो। तुम्हें सब कुछ मिला है, तुम्हें हमने सब कुछ दिया है। अगर कोई वंचित रहा है तो वो विदिता है और अब उसकी खुशी के रास्ते में किसी और को नहीं आने दूंगी। तुम्हें ये बात समझनी होगी विदित कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। हमारे घर पर लक्ष्मी खुद चलकर आई है और तुम उन्हें ठुकरा रहे हो। तुम बहुत गलत कर रहे हो। रिद्धि जैसी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। हम उसे हमेशा से जानते हैं, बचपन से देखा है उसे। हमारे घर में हमेशा ऐसे घुल मिलकर रही है जैसे हमारे ही घर की सदस्य हो। ऐसी लड़की के साथ रिश्ता जोड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और रही बात तुम्हारे प्यार की, तो अभी कितने दिनों से तुम उस लड़की को जानते हो जिसके प्यार के खातिर तुम अपनी बहन की खुशी की बलि देने जा रहे हो? विदित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया। विदित अपने कमरे में बैठी बैठी सारा वार्तालाप सुन रही थी। वो चुपचाप विदित के कमरे में आई और उसके आगे खड़ी हो गई। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे अपना ऑपरेशन नहीं कराना भाई। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है तो तुम मेरी वजह से अपने प्यार का बलिदान मत दो। तुम उसी से शादी करना। मम्मी पापा को जो कहना है कहने दो, लेकिन तुम वही करो जो तुम्हारे मन में है। मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ।
मैंने तो पहले ही शादी का ख्याल छोड़ दिया था। मैं कब शादी करना चाहती थी। कोई बात नहीं, तुम खुश हो गए उसी में मेरी खुशी है। इतना कहकर विदिता अपने कमरे में चली गई। विदिता की बात सुनकर विदित अपराध बोध से दबा जा रहा था। वो मनी मन सोचने लगा, बात तो सच ही कह रहे हैं माँ बाप कि मुझे तो सब कुछ मिला लेकिन विदिता को कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नैना को भी ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे चाहता हूँ। मैं उसे क्या कहूँगा कि क्यों मैं उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ, क्यों मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी कर रहा हूँ। अगर मैं उसे ये बात बताऊंगा तो वो क्या मेरी बात पर विश्वास करेगी, और उसे कहूँ तो क्या कि मैं अपने स्वार्थ के लिए उसे धोखा दे रहा हूँ। विदित मानसिक उलझनों से घिर गया था। वो चुपचाप तकिए में मुंह लेकर लेट गया। वो अभी दोराहे पर खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपनी बहन के इलाज के लिए रिद्धि से शादी करे या अपने प्यार को चुने। इधर नैना बहुत परेशान थी और इसलिए वो कॉलेज में भी खामोश रहती थी, किसी से कुछ नहीं कह रही थी। वो मनी मन सोचने लगी, आखिर प्रियांश ने ऐसा किया क्यों, उसने ऐसा क्यों कहा कि वो मुझे प्यार करता है, जबकि वो अच्छी तरह से जानता है कि ना मैं उसे चाहती हूँ और ना वो मुझे। आखिर प्रियांश चाहता क्या है। उसे प्रियांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो जल्द से जल्द प्रियांश से इस मैटर पर बात करना चाहती थी। इधर राधिका जी आज काम पर आई और उन्होंने यशोधरा जी से कहा, मैंने नैना से सब कुछ कह दिया। मैंने नैना से ये कहा कि प्रियांश चाहता है कि वो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। यशोधरा जी ने चहकते हुए पूछा, अरे वाह, और फिर नैना ने क्या कहा। राधिका जी ने यशोधरा जी से कहा, वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं कि प्रियांश उसे चाहता है, वो एक बार प्रियांश से मिलना चाहती है। राधिका जी की बात पर यशोधरा जी ने परेशान होते हुए कहा, और तुम्हें क्या लगता है कि वो दोनों आपस में मिलेंगे और प्रियांश ये बात कबूल कर लेगा कि वो उसे चाहता है। तुम क्या सोच रही हो राधिका, ऐसे तो बात बिगड़ जाएगी। राधिका जी ने यशोधरा जी से कहा, मैडम मुझे नहीं पता आप क्या सोच रही हैं, लेकिन मुझे नैना की बात ठीक ही लग रही है। भले ही ये लव मैरिज ना हो, हमारी पसंद से शादी हो रही हो, लेकिन पसंद की शादी में भी तो पहले लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, तभी तो हाँ करते हैं। ये तो मुझे जबरदस्ती की शादी लग रही है। अगर प्रियांश नैना को नहीं चाहता है तो फिर इस शादी का कोई मतलब नहीं है। राधिका जी की बात सुनकर यशोधरा जी अब परेशानी में आ गई। उन्होंने राधिका जी से कहा, तुम चिंता मत करो राधिका, मैं आज ही प्रियांश से बात करती हूँ। अब बस बहुत हुआ, हमें ये खेल खत्म करना ही होगा। ये लुक्का छुपी का खेल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इतना कहकर यशोधरा जी अपने कमरे में चली गई। रात को प्रियांश आया। यशोधरा जी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। प्रियांश डरते डरते कमरे में आ गया। यशोधरा जी ने प्रियांश से पूछा, तुम कहाँ गए थे प्रियांश। प्रियांश ने डरते डरते यशोधरा जी से कहा, अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था मैं। क्या बात है। यशोधरा जी ने प्रियांश का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाते हुए कहा, मैं सब जानती हूँ प्रियांश कि तुम आजकल कहाँ बिजी हो। देखो प्रियांश, मैंने तुम्हारे पापा से एक बार फिर बात की थी, लेकिन उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि वो उस लड़की को हमारे घर की बहू नहीं बनाएंगे। और ये बात बहुत जरूरी हो गई है कि अब तुम्हें बताओ कि हम तुम्हारा रिश्ता तय कर रहे हैं और तुम्हें उस रिश्ते के लिए हाँ करनी ही होगी। अपने रिश्ते की बात सुनकर प्रियांश ने अपनी माँ का हाथ छोड़ते हुए उनसे कहा, आप ये क्या कह रही हैं माँ, आप अच्छी तरह से जानती है कि मैं सुहाना। जैसे ही प्रियांश ने सुहाना कहा, यशोधरा जी गुस्से से खड़ी हो गई। उन्होंने प्रियांश से गुस्से से कहा, एक बात अच्छी तरह से याद रख लो प्रियांश कि अगर सुहाना का नाम इस घर में किसी ने दोबारा लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। हाँ प्रियांश, मैंने अब तय कर लिया है कि मैं आपकी शादी नैना के साथ करवाऊंगी। नैना ऐसी लड़की है जो हमारे घर को रोशन कर देगी और तुम्हारे सर से ये सुहाना का भूत भी उतर जाएगा। अब बस सब कुछ भूलकर तुम रिश्ते के लिए हाँ कर दो। जैसे ही तुम हाँ करोगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं तुम्हारी और नैना की सगाई कर दूंगी। और हाँ प्रियांश, एक बात अच्छी तरह से समझ लेना कि तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ करनी है, ना नहीं सुननी मुझे। नैना का नाम सुनकर प्रियांश ने हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछा, क्या आपने नैना से बात की है? क्या वो तैयार है इस शादी के लिए? यशोधरा जी ने प्रियांश से कहा, उसे क्या परेशानी होगी, इतने बड़े घर का रिश्ता उसके घर में गया है तो उसे हाँ ही करनी थी ना। प्रियांश एक बार फिर से सोच में पड़ गया। वो मनी मन सोचने लगा, नैना उसने हाँ कैसे कर दी। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो किसी और लड़के को चाहती है। अगर ऐसा ही है तो मुझे उससे मिलना पड़ेगा। प्रियांश ने आगे अपनी माँ से कोई बहस नहीं की। उसने यशोधरा जी से कहा, ठीक है माँ, लेकिन पहले मैं नैना से मिलना चाहता हूँ, उसके मन की बात जानना चाहता हूँ। अगर वो हाँ कहेगी तो फिर मेरी भी हाँ है। प्रियांश की मुझसे ये सुनकर यशोधरा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने चहकते हुए पूछा, क्या सच कह रहे हो? क्या सचमुच तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया? क्या तुम सुहाना से शादी नहीं करोगे? प्रियांश ने कुछ सोचते हुए कहा, अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा माँ, एक बार मुझे नैना से मिलने दीजिए, फिर बात करता हूँ। आप उसे कल सुबह सुबह होटल मिलेनियम में मुझसे मिलने के लिए कहिए, मैं उसे वहीं मिलूंगा। यशोधरा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। प्रियांश से बात करने के बाद वो सीधे कमरे में आई और उन्होंने राधिका जी को फोन लगाया। उन्होंने खुश होते हुए राधिका जी से कहा, मैंने कहा था ना राधिका, तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। मुझे तो पता ही था कि प्रियांश के दिल में नैना ही है। तुम्हें पता है उसने हाँ कर दिया, लेकिन एक बार वो नैना से मिलना चाहता है, नैना के दिल की बात जानना चाहता है। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है राधिका। मेरे बेटे ने तो हरी झंडी दी है। अब तुम अपनी बेटी को समझा कर रखना, उसको कह देना कि वो इस रिश्ते के लिए ना नहीं गए, वरना तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि इतना सारा पैसा तुम हमें कैसे लौटाओगे जो तुमने हमसे उधार लिया है। हाँ, अगर नैना और प्रियांश की शादी हो जाती है तो मैं सारे पैसे को भूल जाऊंगी। राधिका जी यशोधरा जी की बात सुनकर हैरान थी। वो मनी मन सोच रही थी कि आज मैडम ने पैसे वाली बात क्यों कही। अगर ये शादी प्रियांश की मर्जी से हो रही है तो ये पैसे वाली बात कहाँ से आ गई? फिर वो अपने आप को तसल्ली देने लगी। उन्होंने मनी मन सोचा, वैसे ठीक ही तो कह रही है, बेचारी कब से हमारी मदद कर रही है, आखिर बिना किसी मतलब के कोई किसी की मदद क्यों करेगा? और वो बदले में ऐसा भी कुछ नहीं मांग रही है, बल्कि दे ही रही है। अपने बेटे का हाथ मेरी बेटी के हाथ में, इतना अच्छा रिश्ता मुझे कहाँ मिलेगा? वो नैना के कमरे में आई। नैना पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने नैना से कहा, बेटा प्रियांश ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है, लेकिन वो तुमसे कल मिलना चाहता है। कल सुबह सुबह होटल मिलेनियम में तुम्हें बुलाया है, तुम जाओगी ना? देखो बेटा, अब अपने मन से हर तरीके की बात निकाल दो। अब तुम्हें भी ये पता चल गया कि प्रियांश तुम्हें चाहता है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम प्रियांश से रिश्ते के लिए हाँ कर दो। देखो नैना, मना मत करना, क्योंकि तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि इस रिश्ते को मना करने पर क्या परिणाम होंगे। यशोधरा जी ने साफ साफ कह दिया है कि प्रियांश ने ये पैसे तुम्हें पढ़ाई के लिए इसी शर्त पर दिए थे कि तुम उससे शादी करोगी, और अगर तुमने शादी के लिए मना किया तो सारे पैसे तुम्हें चुकाने होंगे, और वो भी जल्द से जल्द। अब तुम ही खुद सोचो कि तुम क्या करोगी, कहाँ से इतना सारा पैसा लाओगी? इतना कहकर राधिका जी कमरे से बाहर आ गई। अनीता कमरे के बाहर खड़ी हुई थी। उसने राधिका जी की सारी बातें सुन ली थी। उनके जाने के बाद अनीता कमरे में आई। नैना परेशानी से अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। अनीता के आने पर नैना चुपचाप बिस्तर पर आकर बैठ गई। अनीता ने नैना से पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम परेशान क्यों हो? मैं मानती हूँ कि तुम प्रियांश को पसंद नहीं करती हो, लेकिन रिश्ता तो बुरा नहीं है, ये बात तुम भी जानती हो। प्रियांश में कोई बुराई नहीं है, वो एक बहुत अच्छा लड़का है, फिर तुम्हें क्या परेशानी है?
अपनी भाभी के इतना पूछते ही नैना की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने अनीता से कहा, भाभी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा था कि सही समय आने पर आपको बताऊंगी। भाभी मेरे कॉलेज में वो लड़का है ना, वो एक दो बार मुझे घर भी छोड़ने आया है। वो बहुत अच्छा है भाभी, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मैं प्रियांश से शादी कैसे करूँ जबकि मैं विदित को चाहती हूँ? नैना ने विदित के बारे में अनीता को बता दिया और अनीता ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसने नैना के सिर पर हाथ फेरते हुए उससे कहा, तुमने इतनी देर क्यों कर दी हमें ये सब बताने में? काश तुमने समय से पहले हमें ये बताया होता तो मैं ये बात माँ से कह पाती, लेकिन अब बात हाथ से दूर निकल चुकी है। तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि हम लोग बहुत मोटे कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि यशोधरा जी को अचानक बैठे बैठे क्या सूझी जो उन्होंने तुम्हारे लिए प्रियांश का रिश्ता भेज दिया। मेरे लिए तो ये एक बुद्धि ही है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन मैं तुमसे यही कहूंगी नैना कि माँ जैसा कह रही है वैसा करो। अगर तुम्हें अपने प्यार पर पूरा भरोसा है तो मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। एक बार प्रियांश से मिलकर बात कर लो, हो सकता है कुछ हल निकल आए। अनीता के समझाने पर नैना को कुछ तसल्ली हुई। उसने अनीता से कहा, आप ठीक कह रही हैं भाभी, मुझे एक बार प्रियांश से मिलना चाहिए। उसने कल मुझे होटल मिलेनियम में बुलाया है, मैं वहां जाकर देखती हूँ। अगले दिन नैना सुबह कॉलेज के लिए तैयार हुई। कॉलेज जाने से पहले उसे प्रियांश से मिलने जाना था। वो तैयार होकर बैग उठाकर घर से बाहर निकली ही थी कि राधिका जी उसके पास आई और उससे कड़े स्वर में कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। नैना ने हैरानी से राधिका जी की तरफ देखा और उनसे कहा, माँ जो सबके लिए ठीक होगा वही करूंगी, आप चिंता मत करिए। इतना कहकर नैना वहां से जाने लगी। अभी नैना अपने घर की गली से बाहर निकली ही थी कि उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। गली के बाहर प्रियांश की गाड़ी खड़ी हुई थी और प्रियांश गाड़ी से बाहर निकलकर गली में खड़ा हुआ नैना का इंतजार कर रहा था। प्रियांश को इस तरह से अपने घर के पास देखकर नैना हैरान रह गई। वो गुस्से से उसके पास आई और उसने नाराजगी से पूछा, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? तुम मुझे यहाँ लेने क्यों आए हो? प्रियांश ने अपनी नाक से कुड़ते हुए रूखेपन से कहा, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं था कि तुम मुझसे मिलने आओगी भी या नहीं। अब चुपचाप गाड़ी में बैठो। अभी नैना और प्रियांश गाड़ी में बैठ ही रहे थे कि तभी सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुक गई। नैना ने उस बड़ी गाड़ी को नहीं देखा क्योंकि वो उस वक्त प्रियांश से झगड़ रही थी, लेकिन उस बड़ी गाड़ी वाले शख्स ने नैना और प्रियांश को एक साथ देख लिया था। वो गाड़ी वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। तारा के कहने पर अर्जुन नैना से मिलने जा रहा था और उसे अपने दिल की बात भी बताना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही उसने नैना को प्रियांश के साथ देखा वो हैरान रह गया। उसने अपने मन में ये सोच लिया कि जरूर नैना और प्रियांश एक दूसरे को चाहने लगे हैं। अर्जुन ये देखकर मायूस हो गया और उसने गाड़ी अपने घर की ओर मोड़ ली। नैना चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गई और प्रियांश ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। नैना गाड़ी में बैठकर प्रियांश से गुस्से से कह रही थी, अब ये तुम्हारा कौन सा नया नाटक है प्रियांश? तुमने मेरी माँ से क्या कहा है कि तुम मुझे चाहते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है ना प्रियांश? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम सुहाना को चाहते हो। मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को कई बार एक साथ देखा है। प्रियांश नैना के किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था और नैना गुस्से से बड़बड़ा रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो लोग होटल मिलेनियम पहुंच गए। प्रियांश ने अपने लिए एक सीट बुक कर रखी थी। प्रियांश नैना को लेकर वहां पहुंचा और फिर वो दोनों वहां बैठ गए। प्रियांश ने वेटर को बुलाया और अपने लिए कॉफी ऑर्डर की। उसने नैना से पूछा, तुम चाय ही पियोगी ना? नैना ने गुस्से से प्रियांश की तरफ देखते हुए कहा, मैं यहाँ खाने पीने नहीं आई हूँ प्रियांश, तुमसे बात करने आई हूँ। चुपचाप से मुद्दे पर आओ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे कॉलेज जाना है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अमीर खानदान से नहीं हूँ कि बिना पढ़े लिखे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। नैना का ताना सुनकर प्रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा, हो कितनी बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं तुम्हें, और ताने मारने में तो तुमसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं है। चलो ठीक है, तुम्हें नहीं पीना तो मत पियो। चलो एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की? प्रियांश की बात सुनकर नैना ने हैरानी से उसको देखते हुए कहा, मैं और तुमसे शादी? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम जैसे लड़के से मेरी जूती भी शादी नहीं करेगी। प्रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुम्हारी माँ ने मेरी माँ से झूठ कहा है, या फिर ये कहूँ कि मेरी दौलत देकर तुम्हारा मन बदल गया और तुमने अपना बॉयफ्रेंड बदल दिया? प्रियांश की बात सुनकर नैना ने गुस्से से दांत पीसते हुए पूछा, क्या बकवास कर रहे हो? प्रियांश ने भी गुस्से से अपनी आंखें निकालते हुए नैना से कहा, बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। कौन था वो लड़का तुम्हारे साथ उस रात को जिससे तुम चिपक चिपक कर बातें कर रही थी और उसके साथ रात में मूवी देखने जा रही थी? आपका भाई तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है बॉयफ्रेंड ही होगा, क्यों है ना? विदित के बारे में सुनकर नैना ने गुस्से से प्रियांश से कहा, तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे एक बॉयफ्रेंड हो या चार, एक के साथ मूवी देखने जाऊं या चार के साथ, तुम्हारा उससे क्या लेना देना? प्रियांश ने भी गुस्से से टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, लेना देना है ना, क्योंकि तुम एक तरफ तो बॉयफ्रेंड बनाती हो और दूसरी तरफ अपनी माँ से कहती हो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। कितनी दोगली लड़की हो तुम। एक तरफ अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही हो और दूसरी तरफ मुझे। समझती क्या हो अपने आप को? नैना ने गुस्से से कुर्सी से खड़े होते हुए कहा, अब बस बहुत सुन ली मैंने आपकी बकवास, बहुत हुआ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे अब तुम्हारी और बकवास नहीं सुननी है। जैसे ही वहां से नैना जाने के लिए पलटी, प्रियांश ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे दोबारा कुर्सी पर बैठा दिया।